जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, अभिवादन दोस्तों। और देखिए, ये जो अमेरिका और ईरान का जंग चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध हो रहा है, अब ये सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन और टैंकों की कहानी नहीं रह गया है। दरअसल अब ये युद्ध आपकी, मेरी जेब तक आ गया है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो धुआँ उठ रहा है, दरअसल दुनिया के जो तेल टैंकर हैं, वो या तो रुके हुए हैं या कोई लंबा रास्ता ले रहे हैं, या कच्चे तेल की कीमत जो कि $100 से ऊपर जा चुकी है पर बैरल। और या फिर जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसने जो इतिहास में पहली बार कारनामा किया है, वो ये कि पहली बार 400 मिलियन बैरल इमरजेंसी में तेल छोड़ने का बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले में भारत ने कोई योगदान नहीं दिया है। भारत ने बड़ा साफ कर दिया है कि भाई, जिन लोगों ने ये लड़ाई छेड़ी है, वो तेल दें, इसमें हम तेल क्यों दें? हम पहले ही परेशान, हम कोई तेल पैदा नहीं करते। जो लोग तेल पैदा करते हैं, जिन लोगों ने जिन लोगों को उकसाया है, वो भुगतान करें इसका, वो तेल लेकर आए। हम क्यों दें भाई? हम तो पहले ही, हम मतलब खरीदे भी महंगा, पैदा हम करते नहीं, कहीं और से लेकर आए, फिर ही हम उसमें दान दें। तो नहीं होने वाला, ये नहीं होगा। तो भारत ने कर दिया उसको मना। तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसमें बाकी के जो देश हैं, 38-40 देश के करीब हैं, जिन्होंने इसमें अपनी अपनी तरफ से तेल डालने का फैसला किया है, वो आ रहा है। लेकिन ये टुकड़ों में आएगा, यानी कि आते आते ये लगाइए कि करीब आने वाले 1.5 से 2 महीने में आप लगाइए कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूरी तरह तेल आ रहा होगा। यानी कि जो इमीडिएट संकट है, वो वहीं का वहीं तेल का खड़ा हुआ है, वो सप्लाई लाइन में अभी ये तेल आने वाला नहीं है। खैर, कागज पर ये सब आपको एक तरह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जैसा नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि जो आने वाले हफ्ते हैं, इन आने वाले हफ्तों में ये सारी की सारी कहानी पेट्रोल पंप पर जो बोर्ड लगते हैं, उन बोर्ड के नंबरों में, आपको एलपीजी के सिलेंडर के बिल में, और जो भारत में महंगाई के जो आंकड़े आएंगे, इन सब में आपको नजर आएगा। दरअसल आज के कार्यक्रम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध हो रहा है, जो लड़ाई जंग हो रही है, इसने दुनिया के तेल बाजार को किस तरह से हिला दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो भूगोल है, उसकी जो रणनीति है, वो क्या है। और आईएईए का जो ये 400 मिलियन बैरल वाला जो कदम है, दरअसल ये कितना कारगर है। और सबसे अहम बात ये कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, रुपया, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, या जो खाड़ी के देशों में काम कर रहे जो भारतीय हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड। अमेरिका और ईरान का जो टकराव है, ये कोई नया नहीं है। 1979 की जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, बंधक संकट जो हुआ था, आपको याद हो, अमेरिकन हॉस्टेजेस जो है उनको इन्होंने पकड़ा था। और फिर अब अगर आपको याद हो, आई थिंक ओबामा वाला पीरियड था, क्या मोटी रकम इन्होंने दी थी, बाकायदा कैश में, सूटकेसेस में भर भर के हेलीकॉप्टर से डिलीवर की गई थी, है ना। तो उसके बाद वो हॉस्टेजेस छोड़े गए थे, उसके बाद प्रतिबंध लगे, परमाणु कार्यक्रम की बात आई, और जो और ट्रंप के टाइम पर जिस तरह से जेसीपीओए से इन लोगों का निकलना था, यानी कि वो जो एग्रीमेंट जो न्यूक्लियर के लिए हुआ था ओबामा के टाइम पर, उससे ये लोग किस तरह से निकले थे। फिर एक लंबे तनाव की कहानी है ये सारी की सारी। लेकिन ये मौजूदा जो लड़ाई है, ये उस समय तेज हुई जब ईरान और उसके जो सहयोगी समूह है, उन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली हितों पर लगातार हमले करने के आरोप इनके ऊपर लगाए गए। और इसके जवाब में फिर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के भीतर और बाहर दोनों जगह पर मिलिट्री हमले शुरू किए, बेसिकली सैन्य हमले शुरू किए। फिर तेहरान पर मिसाइल और हवाई हमले हुए, रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर स्ट्राइक्स हुई, और ईरानी लीडरशिप के जो मेन फेसेस थे, वो सब के सब इसमें मारे गए। इस सब ने क्या किया, इस सब ने इस तमाम लड़ाई को सीधे सीधे फुल फ्लेजेड वॉर की दिशा में धकेल दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया, इन्होंने दो काम किए। एक, पूरे इलाके में जो अमेरिकी और पश्चिमी जो सैन्य ठिकाने थे और जो सहयोगी देश थे, उन पर हमले शुरू कर दिए। सऊदी अरब, गल्फ, बहरीन, कतर। दोस्तों मुझे एक सेकंड दीजिएगा, कुछ जरा अपना टॉल ले आओ, एक सेकंड।
आहा, बुरा हाल है दोस्तों जुकाम के मारे। आइए, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि क्षेत्र में क्या हुआ कि अमेरिकी या पश्चिमी जो सैन्य ठिकाने थे या जो इनके सहयोगी देश थे, जिनमें कतर हुआ, सहयोगी ये सऊदी अरब हुआ, सब पे उन्होंने बहरीन पे हमले शुरू कर दिए, इवन यूएई पर। और फिर समुद्री मोर्चे पर उन्होंने क्या किया, खासतौर पर जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, इसके आसपास तेल टैंकरों पर और जहाजों को निशाना बनाना, धमकी देना शुरू कर दिया। यहीं से ये सारी की सारी जो लड़ाई थी दोस्तों, वो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस में बदल गई। यानी कि अब आप देखिए, अब हम जरा एक बार समझ लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का क्या चक्कर है। हालांकि आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट बैकग्राउंडर के लिए, क्योंकि सारे का सारा जो संकट है, ऑयल क्राइसिस जो है, ये वहीं से निकल रहा है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है, ये ओमान और ईरान के बीच में फारस की जो खाड़ी है, इसको अरब सागर से जोड़ने वाली एक पतली समुद्री पट्टी है। ठीक है, चौड़ाई सबसे कम हिस्से में लगभग 40 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, जो सबसे कम वाली है। दुनिया का लगभग 20% जो कच्चा तेल है, वो यानी कि हर 5 बैरल में से 1 बैरल आप लगाइए, वो इसी रास्ते से निकलता है। 1/5 बेसिकली। तो खाड़ी के जो देश हैं, इनमें सऊदी अरब हुआ, इराक हुआ, कुवैत हुआ, बहरीन, कतर, यूएई, इन सब का तेल मुख्य रूप से इसी रास्ते से निकलता है। ईरान बार-बार ये संकेत देता रहा है दोस्तों कि अगर उस पर दबाव बढ़ा, अगर उस पर प्रेशर डाला गया, तो वो इस हार्मोज को बंद कर सकता है। यानी टैंकरों को रोक सकता है, माइंस बिछा सकता है, ड्रोन या मिसाइल से जहाज़ों को निशाना बना सकता है, या इतनी ही इनसिक्योरिटी पैदा कर सकता है कि जो बीमा प्रीमियम है और भाड़ा जो है, फ्रेट जो है, वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए या बढ़ जाए कि कंपनियाँ खुद ही रास्ता छोड़ दें कि भाई, जो धंधा ही नहीं करना हमको यहाँ से। वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में हम यही सब होते हुए देख रहे हैं। कुछ टैंकरों पर हमले हुए हैं। कल शाम की बात है, 3 टैंकरों के वीडियोज़ मैंने देखे थे, जो लिटरली जिन पे आग लगी हुई थी। कुछ को रोका जाए, कुछ टैंकरों को, कुछ समुद्री जो बीमा कंपनियाँ हैं, उनके प्रीमियम में तेज़ी से बढ़ोतरी हो। परिणाम ये हुआ दोस्तों कि जो टैंकर या तो हार्मोज़ में जाने के बजाय साउथ अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप है, वहाँ से लंबा रूट लेकर आए, या इस सब में क्या होगा, शिपमेंट में देरी होगी और जो लागत आएगी किराया बढ़ने की वजह से, बीमा बढ़ने की वजह से, वो दोनों ही बढ़ेगी। तो फिर क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका सीधा असर हुआ, आपूर्ति में झटका लगा, यानी कि सप्लाई चेन टूटी आपकी, और जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ी, प्लस कीमतों में उछाल आया, कीमतें एकदम से बढ़ी। तो अब क्या हुआ, तेल की कीमतें पहुंच गई $100 से ऊपर ऊपर में, बाजार में हलचल शुरू हो गई। और फिर आप देखिए, पहले चलो कीमत की बात करते हैं। जैसे ही लड़ाई तेज हुई, उसके कुछ ही दिनों में जो ब्रेंट क्रूड है, वो $100 के ऊपर चला गया। एक स्टेज पर इनफैक्ट चला गया था वो 119 के आसपास, जबकि डब्ल्यूटीआई भी 90-95 की रेंज में आ गया था। क्यों? 3 मुख्य कारण थे। आपूर्ति का, सप्लाई चेन का एक्चुअली में बाधित हुए है ना, कुछ टैंकरों पर हमले हुए थे, कुछ रास्ते बंद हो गए थे, प्लस जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन लग रहा था। यानी कि बाजार मान रहा था कि अगर ईरान और अमेरिका या इजराइल किसी नई बड़ी स्ट्राइक पर आते हैं, तो सप्लाई चेन और भी कम हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। ओके, अच्छा, और फिर क्या हुआ, स्पेकुलेशन आई। स्पेकुलेशन यानी कि कमोडिटी में जो बड़े फंड है, वो इस तरह के संकट के दांव लगाते हैं, जिससे कीमतें फिर और ऊपर चली जाती है, बैटिंग शुरू हो जाती है एक तरह की, है ना। इसके साथ ही क्या हुआ कि जो शिपिंग की लागत है और जो बीमा यानी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, वो सब बढ़ा। और उससे क्या हुआ, बढ़ने से कि जो एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट जो आती है, जो लैंडेड कॉस्ट आपकी फाइनल कॉस्ट जो आएगी, वो बढ़ जाती है। यानी कि कागज पर कीमत चाहे $100 हो, लेकिन बंदरगाह पे जब तक पहुंचेगी, तब तक तेल की जो एक्चुअल कॉस्ट है, वो कहीं ऊपर निकल जाती है, अकोमोडेटिव कॉस्ट जो है। ये सब मिलकर जो दुनिया भर की इकोनॉमीज है दोस्तों, उन पे प्रेशर आता है, खास तौर पर उन देशों पर जो तेल आयात पर निर्भर है, जो ऑयल के इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। भारत उसमें वन ऑफ द टॉप है। अब इसको यूं देखिए,
आईए जो आईईए है, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने अपने तमाम देशों के साथ में बैठक की ऑनलाइन, और फिर ये घोषणा की कि वो इमरजेंसी जो उनका स्टॉक है उसमें से 400 बिलियन बैरल अपना जो क्रूड ऑयल है वो बाजार में छोड़ेंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड रिलीज है इतिहास का। इससे ज्यादा पहले कभी रिलीज नहीं हुआ। इसके कुछ बिंदु समझ लीजिए। अमेरिका जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा छोड़ेगा। यानी अलग अलग जो अनुमान लगाए गए हैं उनके मुताबिक करीब 170 से 180 बिलियन बैरल अमेरिका छोड़ेगा। यूरोप और जो एशियन कंट्रीज हैं दूसरे, वो भी अपने भंडार से तेल निकालकर भेजेंगे इसमें। तो वो कुल मिलाकर करीब 170-80 अमेरिका भेजेगा, बाकी का इनसे आएगा, तो करीब 400 के करीब बनेगा हिसाब किताब। अच्छा, फिर आप देखिए टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि हार्मोज से जो आने वाली सप्लाई चेन है उससे जो झटका लग रहा है उससे कम से कम कुछ टाइम के लिए संतुलन मिले, बैलेंस बने, और कीमतों को अनलिमिटेड तरीके से ऊपर न जाने दिया जाए। इस घोषणा के बाद में क्या हुआ दोस्तों, बाजार में कुछ टाइम के लिए राहत दिखी, यानी प्राइसेस नीचे आए। कीमतों में तेज जो उछाल आ रहा था वो थम गया, लेकिन पूरी तरह शांति नहीं आई। जो कई एनालिस्ट हैं ये भी कह रहे हैं कि ये कदम जो है वो बेसिकली टाइम बाय करने जैसा है, समय खरीदने जैसा है, कि भाई एक टेम्परेरी रिलीफ आपको मिल जाएगा। अगर ये लड़ाई और हार्मोज का जो क्राइसिस है ये लंबा चला तो 400 मिलियन बैरल भी पूरा नहीं पड़ेगा। जाहिर है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। भारत ने इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि इससे उसके लिए जो इम्पोर्टेड कॉस्ट जो है, इम्पोर्ट करने की जो कॉस्ट है ऑयल की, वो किसी हद तक कंट्रोल में रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इमरजेंसी इंजेक्शन है, क्या ये भारत के लिए पर्याप्त होगा या फिर ये थोड़े समय की राहत है? मेरा मानना है कि ये थोड़े समय की राहत है, ज्यादा नहीं। अब आते हैं दोस्तों सबसे हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उस पे, यानी कि भारत की स्थिति क्या है। भारत जो है वो अपनी कुल पेट्रोलियम जो जरूरतें हैं उसका लगभग 88% आयात करता है, इंपोर्ट करता है। यानी हम लगभग लगभग सारा ही बाहर से ही खरीदते हैं। 12% क्या क्या हिसाब लगाए उसका। इस आयात का जो सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों, वो करीब 40% वो आता है वेस्ट एशिया से, गल्फ कंट्रीज से। और इन टैंकरों का जो मेन रास्ता है वो यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसका मतलब दो बातें हैं। जैसे ही लड़ाई से इस इलाके में टेंशन बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, सबसे पहले जो भारत की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी है हमारी, उस पर खतरा बढ़ जाता है। यानी कच्चे तेल की जो अंतरराष्ट्रीय कीमत है उसके बढ़ने का सीधा झटका वो भी हमारी इकोनॉमी को लगता है, और फिर वो झटका सीधे सीधे हमारे आम लोगों तक पहुंचता है। इसका जो मुख्य असर है वो क्या होते हैं? देखिए, हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, जितनी तेजी से कीमत बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारे देश को पैसा देना पड़ेगा अपना फॉरेन करेंसी में। इससे क्या होता है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है ना। फिर आप देखिए कि जो तेल महंगा होता है उससे हमारा जो रुपया है, हमारा भारतीय रुपया, वो दबाव में आता है, क्योंकि हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। फिर आप देखिए कि जो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, से जो जो क्या कहते हैं इसको, सिविल एविएशन का जो फ्यूल होता है, एविएशन फ्यूल जो होता है, वो उसकी बात लगाइए, एलपीजी, इन सब की कीमतें या तो सीधी बढ़ती हैं या सरकार को फिर टैक्स या ड्यूटी लगाकर हमें रेवेन्यू छोड़ना पड़ता है। हुआ क्या है, भारत ने हाल के सालों में दो काम किए हैं। किसी हद तक तो जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, एसपीआर बोलते हैं जिसको, वो बनाए हैं हमने, अपने बनाए हैं। तो वो कैसे रिजर्व बनाए, और दूसरा क्या किया हमने, सप्लाई के जो हमारे सोर्सेस हैं उसमें हमने वैरायटी लाने की कोशिश की है। यानी कि रशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, इन देशों से भी हमने तेल लेना शुरू किया है। लैटिन अमेरिका तो देश नहीं हुआ, पूरा कॉन्टिनेंट ही हो गया एक तरह से, तो वहां कहीं वेनेजुएला से कहीं किसी से लेते रहे। लेकिन सच ये है दोस्तों कि खाड़ी और वेस्ट एशिया से अलग होना फिलहाल हमारे लिए संभव नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई रास्ता है हॉर्मुज को बाईपास कर पाने का, कम से कम अभी तक तो नहीं है। एक से ओके। और फिर आप देखिएगा दोस्तों इसके बाद बात आती है सीधे आपकी जेब की। वो क्या है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका जो असर है
वो 3 रास्तों से आम आदमी की जेब तक पहुंचता है। कैसे? पेट्रोल और डीजल एक, दूसरा एलपीजी, ये कुकिंग गैस जैसे भी कहें आप उसको, है ना? और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट जो बढ़ती है चीज़ों की। ट्रांसपोर्ट महँगा हो जाता है और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपकी, कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ऑयल बिजली से बन रहा है, उसमें फ्यूल जो लगेगा आपका, वो सब की सब प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी फ़र्क आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी फ़र्क आ जाता है। तो इस सब से क्या होता है कि जो बाकी सामान की कीमतें हैं, वो सब की सब बढ़ जाती हैं। फिर देखिए, जैसे हम बात करते हैं पहले पेट्रोल डीजल की। देखिए, भारत में जो पेट्रोल या डीजल की कीमतें हैं, वो पहले ही टैक्स और ड्यूटी की वजह से अच्छी खासी ऊंचाई पे है, अच्छी खासी ऊंची है। क्यों? क्योंकि एक होती है कॉस्ट वो जो हमको मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से या रिफाइनरी से आ रही होती है। दूसरी, उसके ऊपर जो स्टेट टैक्सेस लगते हैं, सेंट्रल टैक्सेस जो लगते हैं, वो सबके सब मिलाकर अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है। और बाय द वे, ये टैक्स कहीं से भी कम नहीं है। ये टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के लगते हैं, वो इस प्राइस पर अच्छा खासा असर डालते हैं। जैसे जैसे कच्चा तेल महंगा होगा तो या तेल कंपनियां जो है वो जैसे जैसे कीमत बढ़ाएगी, आप यूं लगाइए, या सरकार टैक्स जो है वो घटाकर नुकसान उठाए, दोनों ही हालत में जेब पर मार आपके ही पड़ती है, या सरकार के रेवेन्यू पर दबाव आता है। यानी कि सरकार अगर टैक्स कम करती है तो उसके रेवेन्यू पर दबाव आता है, और अदरवाइज हमारी आपकी जेब कटती है। ये बड़े सीधे से दो पॉइंट है। क्योंकि भाई देखिए ना, अगर कच्चा तेल महँगा होगा, तो क्या होगा? तेल कंपनियाँ अपनी कॉस्ट बढ़ाएँगी। उसको बढ़ाने के लिए सरकार या तो अपनी रेवेन्यू कम करे, अगर वो टैक्स मान लो कम करती है अपने, तो हमारा बचाव हो पाता है, यानी कि प्राइस कंट्रोल में रहेगा। और अदरवाइज़ अगर वो दोनों ही चीज़ें वही की वही रहती है, कांस्टेंट रहती है, उनका बढ़ाया हुआ प्राइस और सरकार की रेवेन्यू जो टैक्सेस हैं, वो वही के वही खड़े हैं, तो भाई जेब तो मेरी और आपकी ही कटेगी, है ना? गैस सिलेंडर की जो कीमतें हैं, उन पर भी दबाव पड़ सकता है, बल्कि पड़ गया है। आपने ऑलरेडी देखा, ₹60 के करीब पड़ गए हैं। खास तौर पर जो शहरी इलाके हैं या जो लो मिडिल क्लास है, उसपे इसका फ़र्क आता है। महँगाई ऑटोमैटिकली बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट आपका महँगा हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्ट महँगा होगा, तो आपका अनाज भी महँगा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है वो भी, है ना? तो चाहे दूध हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जियाँ हो या किराने का सामान हो, सबकी लागत बढ़ जाती है। आरबीआई के लिए जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को फिर कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और इंटरेस्ट की जो दरें हैं, उन पे भी फ़र्क आता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लग जाता है एकदम से। यानी अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई है, वो टीवी पर आपको चाहे देखने में जितनी दूर से लगे, लेकिन आने वाले महीनों में दोस्तों, ये लड़ाई जो है वो आपके रोज़मर्रा के खर्चे में, ईएमआई की कैलकुलेशन में और महँगाई के आंकड़ों में बराबर नज़र आएगी। भारत के लिए एक और बड़ा पहलू है दोस्तों इसमें। वो क्या है? खाड़ी के देशों में काम कर रहे करोड़ों भारतीय। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इन देशों में भारतीय कामगारों की संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। उनकी भेजी हुई जो रेमिटेंसेस है, वो भारत का जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उसमें बढ़ोतरी रहती है। और जो घरेलू खपत है, दोनों ही के लिए अब बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट। ईरान युद्ध जो है और जो वेस्ट एशिया में तनाव के 3 खतरे हैं, वो यहाँ नज़र आते हैं। वो 3 खतरे क्या हैं दोस्तों? पहला, अगर संघर्ष ये बढ़ता है, अगर ये संघर्ष बढ़ता है, तो इन देशों के शहर, इनके पोर्ट्स, ये सब भी निशाने पर आ सकते हैं, बल्कि आ रहे हैं, है ना? और फिर आप देखिए, जो इंडियन कम्युनिटी है, जो बाहर रहती है, उसको निकालने के लिए उसकी सिक्योरिटी की एक डायमेंशन पैदा हो जाती है कि कैसे उनको लाना है, क्या करना है। इनफैक्ट उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। आपको मैं बता दूँ, ज़ाहिर ज़ाहिर है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन जुनैद भाई की वजह से है। वो ये कि एम्बेसीज़ ने ऑलरेडी जो भारतीय वहाँ काम कर रहे हैं, उनका डेटा इकट्ठा कर लिया है और ये कम्युनिकेशन ले लिया है कि भई किसी भी स्टेज पे उनको इमीडिएटली नोटिस आ सकता है या इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि भई बाँधो सामान निकलो वाली बात। रोज़गार पासा आएगा। कैसे? तेल कंपनियाँ और जो जो तमाम कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सर्विस सेक्टर है, उस पर से झटका आएगा, तो फिर नौकरियों पे भी प्रेशर आएगा। और तीसरा, वो है रेमिटेंसेस में कमी। यानी कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मिडल ईस्ट में कम होती है, तो भारत में भेजी जाने वाली जो रकम है, ऑटोमेटिकली वो भी कम होगी, क्योंकि लोगों की नौकरियाँ छूट रही होंगी। जिसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा
की जो घरेलू मांग है और जो तमाम परिवारों की जो आय है, उस पे भी इम्पैक्ट आएगा उसका, है ना? अब देखिए बीबीसी जैसी जो कुछ रिपोर्ट पहले से ही आ रही है इस तरह की, कि ईरान संघर्ष के कारण, इस लड़ाई के कारण जो तेल की ऊंची कीमतें हैं या जो रीजनल इंस्टेबिलिटी आ रही है, ये सब मिलकर भारत के लिए फ्यूल का क्राइसिस बनाएगी। रेमिटेंसेस वो हमारी डबल हिट हो जाएगी एक तरह की। और फिर ये सिर्फ बात तेल बिल की ही नहीं है, ऑयल बिल की ही नहीं है, बल्कि लाखों घरों की जो हमारी जो इनकम है, मंथली इनकम है, उसकी भी कहानी है ना? आइए अब जरा बात करते हैं डिप्लोमेसी की। एक सेकंड। हाय। हाँ जी, तो जब हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेसी की, तो वो देख लीजिए, भारत एक तरफ जो है वो अमेरिका और इजराइल के साथ में बड़ी गहरी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के अंदर है, पार्टनरशिप में है, ठीक। डिफेंस में हमारे को जो खुफिया जानकारी जो चाहिए होती है, इंटेलिजेंस जो चाहिए होती है, इंटेल, वो हम शेयर करते हैं। टेक्नोलॉजी का हमारा जो बना हुआ है क्वाड, वहां पे भी हम साथ हैं। I2U2 वहां पे भी हम साथ हैं। और जो हमारे कैसे कहें उसको, बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो भी जुड़ते हैं। ये सब कुछ है, ओके। दूसरी तरफ क्या है, ईरान से हमारा चाबहार वाला मामला आप जानते हैं अच्छी तरह से। अंतरराष्ट्रीय जो उत्तर दक्षिण वाला जो परिवहन का मामला है, यानी कि INSTC, उसको भी जुगाड़ हो रहा है। अभी अभी सब कुछ खतरे में पड़ गया है जब से चाबहार में मामला गड़बड़ाया है। और भविष्य में क्या है, सस्ती ऊर्जा यानी कि चीप एनर्जी और जो रीजनल एक्सेस है हमारा, इसकी संभावनाएं सबकी सब जुड़ी हुई है। और मौजूदा जो ये लड़ाई चल रही है, इसमें भारत की आधिकारिक जो भाषा है वो क्या है? हमारी आधिकारिक भाषा जो है वो ये है क्या, एक, हम किसी भी पक्ष के साथ लड़ाई में शामिल नहीं है, ना हम इधर वालों के साथ हैं ना उधर वालों के साथ हैं। दूसरा, हम दोनों पक्षों से संयम की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं। तीसरी बात वो ये कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो इलाके में पीस होना है और भारतीयों की सुरक्षा है। हमारी प्रायोरिटी है, बाकी दुनिया जो है तेल ले ले, अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने घर में रखो, लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्ट का रास्ता है वो नहीं खराब होना चाहिए। और जो भारतीय जहां कहीं भी है उनको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हमारी जो लाइन है वो बड़ी क्लियर है। इनफैक्ट इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कल ईरान के राष्ट्रपति को फोन किया और तमाम गंभीर स्थिति पर भी चिंता जताई, और भारतीय नागरिकों के और भारतीय के जो भारत के जो जहाज हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात की। इसके अलावा ऊर्जा और व्यापारिक मार्गों को खुला रहने पर जोर दिया। अगर आप दोस्तों उस टेलीफोन कॉल की जो मोदी जी ने कल पोस्ट भी किया उसको ट्विटर पे, अगर आपको गौर से देखिएगा तो आप क्या पाएंगे, ना तो उन्होंने किसी लड़ाई पे ये कहा कि तुम गलत वो गलत, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा भैया दोनों ही पक्ष जो है बात करें और अपने डायलॉग पे आए, पीस की बात करें। उन्होंने किसी एक का पक्ष नहीं लिया। यहां तक कि उन्होंने किसी खमनेई के मारे जाने का शोक व्यक्त किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि भाई हमारा सीधा एक ही प्रायोरिटी है, वो ये कि जो हमारे जहाज आ रहे हैं वो आराम से आने चाहिए, एक। दूसरा, अगर भारतीय हमारे जो जहां कहीं भी है उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात है। बाकी सब आपस में निपटे, लड़ो मरो। हमें ये कहा नहीं जाता कि लड़ो मरो, पर ऐसे ही है। इसी लाइन के चलते हुए जब कल उन्होंने कहा तो इन सारी बातों को मोदी जी ने क्लियर किया। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है दोस्तों कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भारत का झुकाव पहले से ही अमेरिका और इसराइल वाले ब्लॉक की तरफ है। देखिए जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है वो यही है कि हमारा इसराइल की तरफ झुकाव है। हमको सूट करता है भाई। हमारी दुनिया में जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में इसराइल एक बड़ी भूमिका निभाता है। हमारे यहाँ जब भी मुश्किल आई है इसराइल हमारे साथ खड़ा हुआ है, वरना किसी भाई के लाल ने कारगिल में हमारी मदद नहीं की थी, आपको याद होगा, या उससे पहले ही जब भी कभी हमारे यहाँ मुश्किल आई है। इनफैक्ट ये बात मैं आपको अगर 65 के वॉर से बाद में लेकर चलूं, तो तब से लेकर अब तक जो भी लड़ाई हुई है आपकी, हर लड़ाई में कहीं ना कहीं इसराइल का सहयोग शामिल रहा है, जहां उसने हमारी मदद की है। तो हम उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते।
वही एक दूसरी तरफ और कि जो एनर्जी और जो जियोपॉलिटिकल मामले हैं, उनके लिए हमको ईरान से भी अपना रास्ता खुला रखना पड़ता है। ईरान के साथ भी हमें अपने ब्रिज तोड़ने नहीं है, पुल बनाने चाहिए, पुल तोड़ने नहीं चाहिए। तो इज़राइल के साथ हमारा जो एनर्जी का रास्ता है कि कल को ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से ऑयल ले पाएँ, ऐसा। और जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं, जिनमें आईआरएसटीसी जैसे जो रोड बनने हैं, जो हमको रास्ते बनाने हैं, उनमें हम ईरान के साथ सहयोग भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉस्ट के लिए हम इज़राइल से या अमेरिका से अपने रिश्ते तोड़ देंगे, वो नहीं होने वाला। एक की कीमत पर दूसरे से दोस्ती कभी नहीं हुआ करती। दोस्ती दोनों से होती है, अपनी-अपनी ज़रूरतों के लिए होती है, क्योंकि अल्टीमेटली सभी देश अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए ही ये सब कर रहे हैं। यानी कूटनीति का लक्ष्य ये है दोस्तों कि युद्ध की आग में अगर आप जो वेस्ट एशिया जल रहा है, उसमें भारत अपने हितों की रक्षा करेगा, बिना खुले तौर पर किसी एक खेमे में खड़े हुए। लेकिन व्यावहारिक रूप से अगर देखेंगे आप, तो तेल की सुरक्षा के लिए हमें पश्चिम के साथ में भी मेल रखना है। जहाँ एक तरफ हमें तेल की सप्लाई और तेल की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, वहीं हमें पश्चिम के साथ यानी बेसिकली इसके मतलब आप लगाइए अमेरिका के साथ में या इज़राइल के साथ में भी तालमेल हमें अपना बनाकर रखना है। अब आखिर में सवाल एक आता है, वो क्या है कि हम 3 ब्रॉड सिनेरियोज़ की बात कर रहे हैं। पहला सिनेरियो वो क्या है? लिमिटेड लड़ाई, हॉर्मोज़ का आंशिक रूप से खुला होना। लिमिटेड तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ जो है वो खुला रहे और ये लड़ाई जो टोटल हो रही है, ये भी लिमिटेड रहे। यानी अगर दबाव में आकर दोनों पक्ष तनाव कम करते हैं, मान लीजिए अमेरिका और ईरान या इज़राइल, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ पर हमले जो हैं वो लिमिटेड रह जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो आईईए का जो ये 400 बिलियन बैरल तेल आने की बात हो रही है, साथ में जो अल्टरनेटिव रूट्स बनने की बात आ रही है, उससे फिर कीमतों को नियंत्रण करने में मदद मिल सकती है ना? और भारत के लिए इसका मतलब ये होगा कि एक लिमिटेड झटका तो लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे को परमानेंट कोई चोट इसकी नहीं आएगी। दूसरा सिनेरियो क्या है कि लड़ाई लंबी चले और हार्मोज पर बार-बार दिक्कत आए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर। यानी टैंकरों पर लगातार हमले होते रहे, माइनिंग की जाए, यानी समुद्र में माइनिंग कर दी जाए, यू नो मिसाइल स्ट्राइक्स की जाए और समुद्री बीमा इतना महंगा हो जाए कि शिपिंग कंपनियां पीछे हटने लग जाए। उस हालत में जो 400 मिलियन बैरल भी दरअसल कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा और कीमतें एक बार फिर से ऊपर जा सकती है। अब देखिए भारत के लिए ये जो सबसे स्थिति है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। कैसे? हमारा जो ऑयल बिल है वो बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल ऑयल का वो बढ़ेगा, रुपया जाहिर है टूटेगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो डेवलपमेंट का हमारा जो जीडीपी की जो हमारी ग्रोथ है वो भी दबाव में आएगी, कम पड़ेगी। और तीसरा सिनेरियो क्या है दोस्तों? तीसरा सिनेरियो ये है रीजनल एक्सटेंशन, यानी ये संघर्ष जो है वो खाली अमेरिका और ईरान तक सीमित ना रहे, बल्कि जो खाड़ी के दूसरे देश हैं वो उसमें शामिल हो जाए, बात बढ़ जाए और इज़राइल और लेबनान तक मोर्चा और फैल जाए। यानी कि और बेसिकली कोशिश इस पे हो रही है। इसकी लगातार कोशिश हो रही है कि किसी भी हालत में ये लड़ाई फैले। जितनी फैलेगी, जितनी लंबी होगी, उतना फायदा होगा वेस्ट को, इज़राइल को पर्टिकुलरली। तो तेल के साथ-साथ गैस की सप्लाई, समुद्री व्यापार और रेमिटेंसेस पर भी इसका फिर भारी असर आएगा। और ये हालत भारत के लिए जो हमारी तेल की सप्लाई है, वो जो सिक्योरिटी है और जो हमारे हमारे भारतीय जो बाहर रहते हैं, तीनों ही मोर्चों पर भारत के लिए फिर मुश्किल पैदा होती है। तो मित्रों, आखिर में अगर मैं आपसे बताऊं कुल तस्वीर क्या है? कुल तस्वीर ये है दोस्तों कि अमेरिका ईरान की जो लड़ाई है, इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया की जो नसें हैं उन पर हाथ रख दिया है। दरअसल ये लड़ाई जो है दबा रही है दुनिया की सबसे कमजोर नस। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का 400 मिलियन बैरल का जो कदम है बाजार में लाने का इतना तेल, वो इस नस पर एक टेम्परेरी पट्टी बांध रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चोट को थोड़ी देर के लिए दबाया गया है, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हुई। भारत के लिए संकट 3 लेवल पे है। ऑयल इंपोर्ट का बिल और रुपए का कमजोर होना, पेट्रोल डीजल, गैस और महंगाई, और इसके अलावा भारत में जो खाड़ी में जो भारतीय रहते हैं उनकी सिक्योरिटी और रेमिटेंसेस। ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये हमें एक सख्त, एक हार्ड सच्चाई याद दिलाता है।
जब तक भारत ऊर्जा के मामले में इतना निर्भर रहेगा, इतना डिपेंडेंट रहेगा, किसी भी जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल में पहली गोली भले ही बहुत दूर कहीं चल रही हो, लेकिन उसकी गूंज सीधे हमारी जेब पर आती है। सवाल अब आपसे, क्या इस भारत को इस संकट को अवसर बनाकर, अपॉर्चुनिटी बनाकर तेजी से जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए? डोमेस्टिक यानी कि जो हमारी जीडीपी है और जो तमाम जो सोर्सेज़ हैं, क्या हमें उसकी तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहिए? या कि क्या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें जो तेल की डिपेंडेंसी है, उससे थोड़ा अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए? ये ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, जहाँ मैं चल रहा हूँ तुरंत, और आपकी बातों को सुनते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मित्रों, ओके, अरे वाह! ऋषभ भाई भी आए हुए, वेरी गुड। अ, जी, चंदन भाई गुड इवनिंग, और नमस्कार मोक्ष भाई। अरे मोक्ष भाई, आप रह गए। मैं मोक्ष भाई आपको लेता हूँ, लीजिए। मैं मोक्ष भाई आपको, मोक्ष भाई हमारे से कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहे थे दोस्तों, मैं उनको ऐड अप कर रहा हूँ। ये रहे ओके, और मैं जस्ट जस्ट दोस्तों, अगर जुड़ जाते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं देखता हूँ अगर आते हैं तो। मेरे दिमाग से निकल गया। ओ ओ ओ ओके, हियर वी आर। ये लीजिए दोस्तों, जुनेद भाई ये हमारे साथ मुमुक्षु भाई जुड़ रहे हैं। आप जिनको देख रहे हैं इस समय टेक्स्ट में हमारे साथ में, तो वो अब हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो बताना चाह रहे हैं हमको कि दरअसल हमारे यहाँ कुछ जो कन्फ्यूजन है वो क्या है कि एलपीजी और एलएनजी में फर्क क्या है, मतलब मैं जानता हूँ, लेकिन उनका ये मानना है कि ज्यादा लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है। तो लेट मी जस्ट सी वो कितनी जल्दी से जुड़ते हैं, तो फिर हम उनसे बात करते हैं सारे मामले में। दूसरा फिर अब हमारे साथ है ऋषभ भाई। तब तक जब तक वो आ रहे हैं, मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। और ओके, द क्लेम दैट इंडिया विल होल्ड ऑफ ट्रेड डील विद यूनाइटेड स्टेट्स इज इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोर्सेज। हाँ, ये बात कोई कही थोड़ी जाएगी ऋषभ भाई, कैसी बातें कर रहे हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफ तो कर ही रही है ना, कहाँ बात चल रही है, कोई बात चल रही है क्या? जब तक सुप्रीम कोर्ट से जो इनका कलेश चल रहा है वो खत्म नहीं होता है, तब तक आप भूल जाइए ट्रेड डील को। ये ट्रेड डील बिल्कुल साइन नहीं होगी जब तक कि इनका, यानी कि अमेरिकी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के साथ जो विवाद है वो सॉल्व नहीं होता है। पता लगे ना कि जो भैंस है वो किस करवट बैठ रही है, वरना तो अपन ऐसे ही घूमते रहेंगे। ऋषभ भाई प्रणाम। एंड राम भाई कह रहे हैं हमारे, Maheshi, everyone thinks America wars last 20 years because he can't win them. It's true, but the major reason it helps war machine and defense lobby to manufacture and American made manufacturing. बात तो आपकी सही है राम भाई, मगर इस बार केस जरा उल्टा हो गया है। और वो क्यों उल्टा हो गया? वो इस तरह से उल्टा हो गया है क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इनकी जरूरतें लड़ाई में इतनी ज्यादा पड़ जाएगी। यानी कि जो अगर आपका दुश्मन जो है उसका जो काउंटर ऑफेंसिव है बहुत तेज है, तो भाई आप तो मरने की हालत में आ जाएंगे ना। क्योंकि इनकी जो इंटरेस्ट है, अगर उन पे ईरान हमला करता है ना, तो आप ये देखिए कि ये कहाँ भाग कर जाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, वो जो क्या कहते हैं इनका जो जेराल्ड फोर्ड जो इनका युद्धपोत था, आप देखिए ना भाई, इस समय उसकी क्या हालत है, उसमें आग लग गई। अब कोई भाई का लाल नहीं जानता है कि दरअसल वो आग लगी है या लगाई गई है। पूछिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, राम भाई, कि गेराल्ड फोर्ड तो यहाँ आना ही नहीं चाह रहा था। उसके जो सेलर्स हैं, आपको याद है ना, इनके टॉयलेट की दिक्कत हुई थी कि सारे टॉयलेट बंद हो गए थे। वो कैसे बंद हुए थे? बंद इस तरह से हुए थे कि जो मेरीन है, जो अंदर जो नाविक है उसके अंदर, उन्होंने अपनी बनियानें उजड़ दी थी टॉयलेट्स के अंदर। क्यों? ताकि ये दिक्कत आए और ये जहाज जो है वो लौट पड़े घर की तरफ, इस लड़ाई में शामिल ना हो। वो ये इसके जो सेलर्स हैं वो ऑलरेडी 10 महीने से समुद्र में है। किसी के घर में शादियां हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, जाने को नहीं मिल रहा किसी को, घर से कनेक्शन टूटा हुआ है, वो सब नुकसान हो रहा है इनको। तो सेलर्स ने बेसिकली इन प्रोटेस्ट ये सब किया था। अब मैं नहीं जानता हूँ कि चूंकि लड़ाई बढ़ रही है, तो ये भी हो सकता है कि उन्हीं सेलर्स ने आग लगा दी हो कि किसी भी तरह से जहाज वापस जाए ताकि हम अपने अपने घर जाए, भाड़ में जाए लड़ाई। कोई लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं है भाई। तो
और जहां तक ये आपने डिफेंस की बात की, तो देखिए ना, जब आप लेके चलते हैं इसको क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, तो जरा मुझे बताइए अब ये कितनी पैट्रियट मिसाइल बनाते हैं जो अब नहीं बनाएंगे, नहीं बना पा रहे हैं, है ना। थर्ड मिसाइल टोटल 70-80 बनती है पूरे साल में, अब यहाँ पे सारी सारी ठुक गई, अब इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं, ये किस्सा है। तो कैसे, हाउ यू मैनेज दैट? जी मुमुक्ष भाई, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप चेक कीजिए, मैंने लिंक आपको भेज दिया ऑलरेडी। मैं जरा चेक करूँ दोस्तों, मैंने भेजा तो है मैंने इनको, मैं जस्ट चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक सेकंड दीजिएगा, मैं देख लूँ कि मैंने व्हाट्सएप तो इनको किया है, मुझे लगता है हाँ मैंने भेज दिया, ठीक है, हाँ ठीक है, तो आ जाएंगे। ओके, तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग का किस्सा, है ना। फिर लीजिए ऋषभ भाई आगे, ईरान हैज अरेंज्ड द स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन टू रिटर्न अबाउट 180 सेलर्स फ्रॉम इंडिया, सोर्सेस से। ओके, हाँ अच्छी बात है। एंड देन द यूएस केसी 135 मिलिट्री रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, बिल्कुल, ये बिल्कुल बढ़िया बताइए आपने, बिल्कुल ठीक बात है। ड्यूरिंग ऑनगोइंग अमेरिकन इजरायली ऑपरेशन अगेंस्ट, अब ये देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो फ्रेंडली फायर में और ये वो कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि इसकी जिम्मेदारी ले ली है लोगों ने, जो रेबल फोर्सेस है, ये हमने मारा है। एक्चुअली क्या है, विद इन मिडिल ईस्ट, ऋषभ भाई, विद इन मिडिल ईस्ट अमेरिका के अपोनेंट्स जो हैं वो बढ़े हुए, जो शिया ट्राइब बैठा हुआ है, जो इराक के अंदर है, इराक में हालत बहुत खराब है, इराक में अमेरिकन की हालत खराब है, तो वहां पर कर्ड्स है, शियाज है, जो इनके अगेंस्ट है। तो बेसिकली आपको लोकल्स के साथ ही काम करना होता है ना, जब आपके साथ सारा लोकली अगेंस्ट हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे। तो ये हुआ है किस्सा कि वहां पर जो फायरिंग आ रही है वो इनके ऊपर आ रही है। आप देखें कितने चार के करीब जहाज इनके मारे गए तब। ईरान और इजराइल वेरी क्लोज बिफोर मुल्लास टू गो, यस दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। इनफैक्ट जितेश, अगर आप 2 दिन पहले का मेरा प्रोग्राम देखिएगा, एक से मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक जो जो मैंने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था अडलेक को लेकर, है ना, आप उसको देखिएगा जितेश भाई। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये दरअसल एक ही खानदान के लोग हैं, जो ये लोग हैं बेसिकली ये सेम ट्राइब से आते हैं, है ना, और बाद में उनका सेग्रीगेशन हुआ है। ये कुछ उस तरह का इनका रिश्ता है जैसे हमारे यहाँ महाभारत में कौरवों पांडवों का रिश्ता था, यू नो, तो वो किस्सा है इनका। आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में, और नहीं तो मैंने सोचा हुआ है करीब 25 तारीख के बाद मैं इस पे ना एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना के आपको दूंगा। नमस्ते कृतिका मैडम एंड गुड इवनिंग। ऑलराइट, ये मुझे मालूम नहीं कि इनको लिंक मिला है या कहीं ये भाग गए हैं हमारे ये क्या नाम है इनका, मुमुक्षु भाई, क्योंकि अभी तक आए नहीं है। सो ऑलराइट, whatever. Iran sailors who were on board Iran warship logged in Kochi, India, en route to Iran currently. The warship has docked in Kochi. हाँ ये मुझे याद है, बिल्कुल ठीक बात है इससे भाई। Two drones intercepted in Pakistani capital Islamabad. Drone interception led to closure of Islamabad airspace for a while. हाँ ओके, हाँ वो अफगानिस्तान ऑलरेडी ठोका हुआ है ना। भारत का विकास ठीक है, कोई बुराई नहीं है। क्या है, आप ये ना मानिए कि जितना मैं और आप देख रहे हैं ना, सरकार उससे ज़्यादा देख रही है। और अगर आपको याद हो तो शेख हसीना के यहाँ आने के बाद में मैंने कई प्रोग्राम्स में आपको याद दिलाई ये बात कि हमारे राजदूत जो थे वहाँ बांग्लादेश में हमारे, वो सब जाकर मिले थे बीएनपी के ऑफिस में। इनफैक्ट खालिदा जिया के लंदन जाने से ठीक पहले की बात है, जब उनके ऑफिस में ये लोग मिले थे और बीएनपी से इसको लेकर बातचीत हुई थी। बीएनपी ने ये कहा था कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम भारत के साथ पहले जैसे रिश्ते नहीं रखेंगे, हम भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। तो बीएनपी के साथ में खालिदा जिया की मौत से पहले ही इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जब वो जिंदा थी तभी, कि भारत के साथ उनके रिश्ते आने वाले समय में जब वो पावर अगर आते हैं पावर में तो वो बेहतर होंगे। तो अब जो आप देख रहे हैं, और चूंकि बीएनपी ने अब सत्ता पूरी तरह से उनके हाथ में है, मेजोरिटी में है, फुल मेजोरिटी में है, इस्लामिक पार्टीज का उनके ऊपर कोई वो नहीं है।
तो आप ये देखिए वो दरअसल उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हम चाहते थे। तो आप ये देखिए हर दिशा में वो अब बेसिकली मैं ये नहीं चाहता हूँ विकास भाई, देखिए बहुत मानिएगा मेरी बात का। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको फिजूल में ताल ठोकने वाली बातें मेरे से नहीं होती। मैं आपको गलत बात बताऊँ और आपको गलत जानकारी दूँ, वो मेरे बस का नहीं है। सिर्फ ये दिखाने के लिए लो हम पहलवान हैं और बाकी दुनिया हमारे नीचे बसती है, ऐसा नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग पहले से हो गई थी। जिन लोगों को ये लग रहा नहीं बांग्लादेश में ये हो, बांग्लादेश में हमने ठोक दिया, अब देखो भारत ने तीर मार, हमारे और बीएनपी के बीच में इलेक्शन से पहले से ही ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि चीजें कैसे चलेंगी। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि वापस आने के बाद में जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स थे आर्मी में एंड अदरवाइज, वो सब के सब एक एक करके निकाले जा रहे हैं। आर्मी के टॉप ब्रास में आपने देखा चेंजेस किए गए, वकार जमा साहब ने तुरंत चेंजेस किए हैं नई सरकार के आते ही। तो ये सब चीजें आपको ये दिखाती हैं कि चीजें बदलाव की तरफ जा रही हैं, चीजें पुराने ढर्रे पर ही आ रही है। क्योंकि देखिए व्यवहारिक बात यही है कि अगर बांग्लादेश को इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो वो बिना भारत के कुछ नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही है, यू विल सी एवरीथिंग विल इम्प्रूव। आपने ये भी देखा कि जो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था उसमें भी न सिर्फ कमी आई है बल्कि जो लोग कल्प्रिट है उनको पकड़ा जा रहा है। तो थिंग्स आर, सी आपको भविष्य की तरफ देखना होता है। आप पड़ोस में गंदगी नहीं पाल सकते। और न भूलिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अमेरिका और सीआईए जैसे लोग जो है फिर उसका फायदा उठाएंगे। तो हमको बड़ा बैलेंस करके चीजों को चलाना है। और अगर हम अपने पड़ोस में शांति नहीं रख पाएंगे तो आप ये मानिए विकास भाई कि हम बाकी दुनिया में कहीं कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हर एक आदमी हम पर क्वेश्चन करेगा कि आपसे अपना पड़ोस तो संभलता नहीं, आप बने लेकर ओके। तो आगे की बातें कर रहे हैं, मुक्ष भाई हमारे साथ जुड़ गए दोस्तों। मैं आपको उनके साथ जोड़ रहा हूँ और ये देखते हैं कि वो आपको कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं, वो क्या है। अ, अभी अभी आए नहीं है शायद। अ, अभी आ जाते हैं मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, आ तो गए बट समहाउ शायद इनका कैमरा ऑन नहीं है क्या है। चलिए मैं तब तक आपको के कमेंट से ले लेता हूँ और आगे, और जब तक वो कैमरे पर आते हैं। अच्छा, ऋषभ भाई कह रहे हैं आगे कि ईरान जंग की बाधाओं को पार कर भारत पहुंचा दूसरा जहाज। बिल्कुल ठीक, 10 दिन पहले निकला था, बिल्कुल सही। गुड। एंड देन ओके, लीजिए वो ये आ गए मोक्ष भाई बस साथ में। मोक्ष भाई स्वागत है आपका, वेलकम। एंड जी, कैन यू हियर मी? हेलो मोक्ष भाई, कैन यू हियर मी? आई थिंक देयर इज एन ऑडियो प्रॉब्लम नाउ। कैन यू हियर मी? आपको आवाज, आप प्लीज चेक आउट, आपके आपके शायद आवाज नहीं आ रही है। अ, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, yeah, I can hear you, sir. Yes. अच्छा, आप आपका वीडियो ओके ओके, शायद ये इंटरनेट की वजह से हो रहा है, इंटरनेट सा स्लो है। ओके, तो जी बताइए मुमुक्षु मेरी भाई, आवाज आ आप रही है, कुछ सर? एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। जी, 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 जी। तो बेसिकली अभी हमारे सारे व्यूअर्स को प्रणाम, आपको प्रणाम सर। हमारे सारे व्यूअर बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अम, अम, कुछ लोगों को प्रोफेशनल बैकग्राउंड ना होने की वजह से कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ना पता नहीं होती है। उस बारे में मुझे 2-3 बातें बतानी है और फिर एक टेबल दिखाना है हमारे अ, ऊर्जा ज़रूरतों के बारे में। जी जी बोले। जी जी मुक्ष भाई बोले। जी सर। जी सर, बेसिकली क्या है, लोग इतने कंफ्यूज है हमारे देश में, मीडिया भी कंफ्यूज्ड है और अपोजिशन तो मिस इन्फॉर्मेशन फैला ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट भी उस अभी जो गैस के शॉर्टेज का मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है उसके ऊपर एक्टिवली काम नहीं कर रही है। इसके बारे में मेरा जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा बताना है। जी बेसिकली क्या बताएं। है, हम हम्म हम जो इंपोर्ट करते हैं हम्म उसमें अ, हम सिर्फ एलएनजी इंपोर्ट करते हैं।
आपने सुना होगा कि हमने एलपीजी इंपोर्ट किया, ये बात सुनी नहीं होगी। तो हम पहले ये समझते हैं कि ये एलएनजी और एलपीजी है क्या। तो जमीन में 10-12 किलोमीटर ड्रिल करने के बाद जो पहले नेचुरली गैस जैसा हाइड्रोकार्बन मिलता है, उसको एनजी कहता है, उसे नेचुरल गैस कहता है। उसमें अभी हमारे सारे व्यूअर्स मोस्टली साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो उसमें सी काउंट, अभी इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब पता होगा। सी काउंट C1, C2, C3, इस तरह से उसका डेंसिटी डिफाइन होता है। तो नेचुरल गैस में एक्चुअली C1, C2, C3 मतलब जिस ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन का 1, 2 और 3 एटम है, ऐसे ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ये गैसियस स्टेज में होता है। बाकी के उसके आगे के जो है वो फिर लिक्विड स्टेज में आता है। उसके बाद फिर टार आ जाता है, C50, C60 के बाद C8 को वगैरह पेट्रोल आता है, C15, C16, C17, C18 को डीजल और बाकी के जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, ये सब आता है। तो नेचुरली जब कोई कार्बोहाइड्रेट गैस के जैसा मिलता है, मतलब हाइड्रोकार्बन जब गैस के जैसा मिलता है, और उसको एक 20 साल पहले तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता था। तो उसको पहले सिर्फ पाइप से ट्रांसपोर्ट करते थे। इसी तरह से जिस तरह से अभी रशिया में पुराने जमाने में पाइप लगे हुए हैं, मतलब प्रेशराइज्ड होता है लेकिन लिक्विड नहीं होता। लिक्विड करने का प्रॉब्लम क्या है उसका कि एक यूनिट, मतलब गैस का मेजरमेंट यूजुअली एमएमबीटीयू में होता है, मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो एक एमएमबीटीयू नेचुरल गैस को कंप्रेस करके उसे रिप्रेजेंट करके उसे गैस करने में 1 एमएमबीटीयू गैस खर्च होता है। अब समझ रहे हैं ना सर? यानी जितना जितना आपने कंजर्व किया उतना ही आपको खर्च हो रहा है। जी। तो ये तो लेकिन ये बहुत ही एफिशिएंट, क्लीन और बहुत लाइट फ्यूल है मास यूजर्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। तो जिनको जिनको एक तो फुकट में मिलता है, या फिर जिनको पर्यावरण का, जिनको नेचर का, ये सब का बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, जैसे जैसे जापान हो, जैसे कोरिया हो, और जिसको फुकट में मिलता है, जैसे पाकिस्तान हो, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो इस एलएनजी के आसपास बनाई है। तो ये हम फोकट में मिलना क्या होता है? फोकट में क्यों मिलेगा उनको? नहीं, वो सुई गैस वगैरह पहले पहले ऐसे ही मिलता था सर। हाँ, सुई गैस, हाँ ठीक नेचुरल है, वो गैस, तो हाँ, है। नेचुरल गैस ऐसे ही मिलता था। हमारे पास नेचुरल गैस नहीं है, और मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ कि पिछले 20 साल में हमने कितना होप रखा था कि ताजिकिस्तान से आ जाए, कहीं ईरान से आ जाए, कहीं ऐसे ऐसे सपने देख के हम रहे, और फिर वो हुआ नहीं। हाँ, वो टापी वगैरह बना रहे थे, बिल्कुल। जी जी जी। तो तो लॉन्ग रूट में जाने, नेचुरल गैस पे पहुंचाने के लिए एक तो पाइप रहता है, या फिर उसे लिक्विफाई करके उसे लिक्विड बना के उसका एलएनजी बना के उसे शिप से भेजा जाता है। ये दो तरीके हैं। एक तो हाई प्रेशर गैस है, जैसे रशिया से जाता है यूरोप में, वो है हाई प्रेशर गैस। वो सिर्फ एनजी है, वो एलएनजी नहीं है। ठीक है ना सर? तो और ये इस तरह से पहुंचता है। हम एलएनजी का उपयोग सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए करते हैं। ठीक है सर? ये हुआ एलएनजी, जो हम कतार से लाते हैं, जो हम बाहर से लाते हैं, जो हम कुवैत से भी ला रहे हैं, बहुत जगह से ला रहे हैं, लेकिन ठीक है। एलपीजी जो है वो बहुत अलग प्राणी है। ये दोनों गधा और घोड़े के जितने अलग है। एलपीजी ये पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का बाय प्रोडक्ट है, और तकरीबन 12% ऑफ द पेट्रोलियम जो क्रूड इनपुट है वो एलपीजी आता है। तो एलपीजी क्या है? ये ब्यूटेन है बेसिकली, C4 ये एलपीजी है। तो एलपीजी के कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग है, एलएनजी के कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग है। हमारे पास हम
हमारा देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा एक 2-3 टेबल दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। हमारा दुनिया में जो कंजम्पशन है, दुनिया का कंजम्पशन 107-108 मिलियन बैरल पर डे है जी। और हमारा जो है उसमें 5.5-6 मिलियन बैरल पर कंजम्पशन है। मतलब हमारा 18% का पॉपुलेशन है। अभी मैं टेबल दिखाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और हमारा कंजम्पशन 5-6% का है। और हम दुनिया के लिए उतना ही रिफाइन कर रहे हैं। मतलब हमारा कंजम्पशन 6 एमबीपीडी का है ऑन एन एवरेज, और हम बाहर दुनिया के लिए और 6 मिलियन बैरल पर डे रिफाइनिंग कर रहे हैं। हमारा जो रिफाइनरी यूटिलिटी है वो 103% था 3 महीने पहले, अभी वो 120-140% तक हो गया है। मतलब उसका नेचुरल यूटिलिटी कैपेसिटी अगर 100 बैरल पर डे है, तो वो आजकल 140 बैरल पर डे रिफाइन कर रहा है, ऐसी कैपेसिटी है। तो एलपीजी जो है वो क्रूड रिफाइनरी में डालते ही आने वाला सबसे पहला बाय प्रोडक्ट है। तो देखिए, एलएनजी ये गैसियस फॉर्म में जमीन से बाहर आता है। उसे एक तो हाई प्रेशर में, नहीं तो लिक्विफाई करके उसे कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। एलपीजी जो है, एल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, जो 95% ब्यूटेन होता है, वो रिफाइनरी का बाय प्रोडक्ट है। और हमने हमेशा हमारा जो इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ द एलपीजी उतना ही रखा है जितना हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द एलपीजी है। देखिए, हमारा हम तो अपना 15-16% प्रोडक्शन करता है हमारे यहाँ पे, बाकी सारा बाहर से आता है। और जो बाकी का जो अभी अभी मुझे एक छोटा सा 2 मिनट दीजिए, मैं आपको 2-3 टेबल दिखाता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को एक लार्जर पिक्चर समझ में आ जाए कि ये गैस का हमारे पास ओवर सप्लाई है। और इसी वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है अभी कि गैस का शॉर्टेज है और लोग दौड़ दौड़ के गैस स्टोर करके रख रहे हैं, ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है क्योंकि हमारे पास गैस का ओवर सप्लाई है। देखिए, हम हमारे गैस का स्टोरेज का चिंता किए बिना हम हमारे गैस के स्टोरेज को एकदम निचले लेवल तक डाउनलोड कर रहे हैं इस रूमर को फैलने देके। हाँ, मैं समझ गया। जो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो ये खबर बार बार दी जा रही है कि कतर का प्लांट बंद है, जो कि बंद है, एलएनजी वाला प्लांट जो जी बंद है, तो वो हम जी उसको काउंटर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जी उससे हमारी जो एलएनजी एलपीजी है ये निकल रही है। बिल्कुल जी। तो एलपीजी का हमारे पास ओवर सप्लाई है। हम जितना देखिए, हम दुनिया के लिए जब से रिफाइन करने लगे तब से तो हमारे पास इतना ज्यादा ओवर सप्लाई है एलपीजी का कि हम ऑलमोस्ट नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं उसके। हम दुनिया भर को, यहाँ अफगानिस्तान से लेके अफ्रीका के कोस्टल जो देश है उनसे लेके तकरीबन 50 करोड़ पॉपुलेशन को हम सप्लाई करते हैं यहाँ से एलपीजी। और एलपीजी सप्लाई करना बहुत दूर तक कोई मतलब पाइप वगैरह उसका कुछ, हमारा नेशनल हमारा जो ग्रिड है वो बहुत अच्छा है। और हमें हमें मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पाइप है और उसके रिफिलिंग सेंटर्स है। तो उसका शॉर्टेज होने का 1% का भी कोई पॉसिबिलिटी चांस है नहीं है। नहीं जी। तो अभी मुझे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर, मुझे जी 2 मिनट दीजिए। मैं हमारे व्यूअर्स श्योर। को दो मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ, आ रहा है, अभी आया नहीं है, आ रहा है, बिल्कुल आ गया। हमारे जितने भी बहुत सारे इंटेलिजेंट व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि ओईसीडी के मतलब ओपेक के वेबसाइट पे हर महीने एक मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट नाम से एक रिपोर्ट निकलता है। तकरीबन 100 पेज का पीडीएफ है। बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। एकदम छोटे से एनालिस्ट से लेके एक इन्वेस्टमेंट बैंक तक सभी लोग इसी रिपोर्ट का उपयोग करते हैं अपने डे टू डे एनालिसिस के लिए। तो आपको अगर क्रूड मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा जानना है एक 4 घंटे का रीडिंग करके, तो ये रिपोर्ट है आपके लिए। तो ये मैं आपको उसी रिपोर्ट से 2-4 टेबल्स दिखाने वाला हूँ। ये टेबल दिख रहा है सर? स्क्रीन शेयर हो जी रहा है ये? बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये दुनिया का ऑयल डिमांड है क्वार्टरली। मैं आपको उसमें बस 2-3 फील्ड दिखाऊंगा, उसमें ये है इंडिया। हमारा हम्म हमारा डेली 5.6 से लेके 6 तक हमारा इंटरनल कंजम्पशन जो है वो 6 मिलियन बैरल पर डे है, आउट ऑफ 107 मिलियन बैरल पर डे। हम्म तो देखिए ये नंबर्स के साथ साथ मैं 2-3 ऐसे ही विशेष बातें बताता हूँ। एक बात है कि अमेरिका का इंटरनल कंजम्पशन विद 40 करोड़ पॉपुलेशन देखिए कितना है, और हमारा इंटरनल कंजम्पशन विद 150 करोड़ पॉपुलेशन देखिए कितना है। हम दुनिया के 18% पॉपुलेशन है, हम बस 6%, 5.5% क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है। सबसे कभी दूसरी बार अगर इस बारे में बात किया तो मैं इस टेबल के बहुत सारी कहानी बताऊंगा। तो और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन ऐसे ही बता देता हूँ। मिडिल ईस्ट का ऑयल कंजम्पशन देखिए। मिडिल ईस्ट का पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है 5 करोड़, और ऑयल कंजम्पशन है 9.11 मिलियन बैरल पर डे, और इंडिया का पॉपुलेशन है 150 करोड़, और हमारा कंजम्पशन है 5.5-6 मिलियन बैरल पर डे। चाइना का हमारा 3 गुना है, और अमेरिका का हमारा 4 गुना है। तो ये तो हम दुनिया के एक छोटे से कंज्यूमर है, ये मैंने दिखाने के लिए ये टेबल दिखाया। हमारा जो इंटरनल डिमांड है पर डे का, जो हमारा 6 एमबीपीडी का डिमांड है, वो किस तरह से स्प्लिट होता है। हमारा जो एलपीजी और हमारे सारे जो नॉन गैस लिक्विड्स है वो एक 1.14 एमबीपीडी इक्विवेलेंट, आप समझ रहे हैं ना हम्म, सर। जी अभी गैस और ऑयल को जब हम कंपेयर करते हैं तब यूजुअली वो एक तो एमएमबीटीयू में आता है इक्विवेलेंस में, नहीं तो एमबीपीडी इक्विवेलेंस में आता है। तो हम ये गैस जो है वो एमबीपीडी इक्विवेलेंस में इतना डेली कंज्यूम करता है। हमारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए नाफ्ता 0.3 एमबीपीडी, और हमारा पेट्रोल है तकरीबन 1 मिलियन बैरल पर डे। 10 लाख बैरल पर डे हमारा दिन का पेट्रोल का यूज है। हमारा मिलिट्री केरोसिन और ये जो एटीएफ है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसका कंजम्पशन हम्म 0.22 एमबीपीडी है, और डीजल का कंजम्पशन तकरीबन 2 एमबीपीडी है, और बाकी के सारे जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है उनका कंजम्पशन 1 एमबीपीडी से 1 एमबीपीडी, इसमें सारे प्लास्टिक वगैरह और सारे लैब केमिकल, सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स आते हैं। तो ग्रेट इस तरह से, तो ये जो मतलब हमारे पास अभी ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ। बेसिकली हमारा जो ये कंजम्पशन है, ये अब हमारा बेसिक कंजम्पशन, ये देखिए हमने ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्यों बनाया, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा बात है कि हमारे पास एलपीजी ज्यादा हो गया था। एलपीजी ज्यादा हो गया ओके था, उसे बेचना था, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। अभी जैसे देखिए 5 साल तो हो गया, और 5 साल एक्सटेंड हो गया है। ये 80 करोड़ लोगों को फुकट में पैसा बांट रहे हैं। बहुत सारे हम्म हमारे क्रिटिसिस्ट बोलता है कि देखो जी, गरीब इंडिया में इतने गरीब लोग हैं, उन्हें खाना बांटना पड़ता है। मेरा हाँ पॉइंट है ये कि हमारे पास हाँ इतना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, इसलिए हम बांट रहे हैं। पाकिस्तान का जितना टोटल खाने का प्रोडक्शन है, उतना हमारा रैट वेस्टेज है। मतलब हम चूहों को उतना दे देते हैं खाने के लिए, जितना पाकिस्तान का टोटल प्रोडक्शन माय ऑफ गॉड फूड ग्रेन है। बताइए ओ गॉड तो ये जो हमारा इंटरनल कंजम्पशन का पिक्चर है वो इस तरह से है। अब मैं आपको प्रोडक्शन साइड पे जो नॉन ओईसीडी लोगों का प्रोडक्शन है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हम्म हूँ। ये थोड़ा हम्म इंटरेस्टिंग ये है। तो टोटल अमेरिका जो है, अमेरिकाज में मेक्सिको, यूएसए और कनाडा आता है। हम्म टोटल अमेरिकाज का प्रोडक्शन तकरीबन 27, 28, 29, 30 एमबीपीडी है। ठीक है जी। हम्म उसमें सिर्फ अमेरिका का प्रोडक्शन 20-22 एमबीपीडी, 23 एमबीपीडी है। ठंडी में वो फिर 40, ठंडी में 25 एमबीपीडी तक जाता है। यूरोप का पूरा प्रोडक्शन जो है वो 3-3.5, उसमें 95% सारा ब्रेंट क्रूड जो है नॉर्थ सी में हम्म प्रोड्यूस होता है। हम्म एशिया पैसिफिक जो ये नॉर्थ कोरिया,
ये जो ये जो मतलब छोटे आंखों के गोरे लोग जो है, जो अपने को एशियन नहीं समझते, जापानीज और नॉर्थ कोरियन जो ओईसीडी के पार्ट है, लेकिन गोरे लोग नहीं है ऐसे, ये जो उनका इतना ये कंजम्पशन है। चाइना का जो टोटल खुद का प्रोडक्शन है, वो हमने कंजम्पशन देखा 17 एमबीपीडी है। चाइना का खुद का होम प्रोडक्शन है 4, 4.5, 5 एमबीपीडी तक। और हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो 6 एमबीपीडी का हमने कंजम्पशन देखा, उसमें हमारा प्रोडक्शन है 0.8 एमबीपीडी, मतलब 8 लाख बैरल पर डे हम क्रूड खुद का बनाते हैं। ओके। तो बाकी का जो 5.5 पौने 5 एमबीपीडी है, वो हमें बाहर सबका सब बाहर से आना पड़ता है। ये अगले साल का प्रोजेक्शन है। ये हम मतलब हमारा हमारा 2 साल तक का कोई इंक्रीज तो कोई मतलब ओपेक नहीं सोच रही है। इसका मतलब हमारा लक्षद्वीप का प्लस ये जो बाकी का सारा जो एक्सप्लोरेशन चल रहा है, ये एटलीस्ट 2 साल तो ऑनलाइन आएगा नहीं। तो ये तीसरा मैं टेबल दिखाना चाहता हूँ। ये सब कुछ दिखाने का पर्पज ये है कि ऑयल का मार्केट बड़ा कितना है और हम उसमें कितने छोटे हैं और हम कितने वेल हेज्ड है, और हमें इसकी जो हमें उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट होने का मतलब पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो कैसे है, ये दिखा के मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये रिफाइनिंग ऑपरेशन का टेबल है कि किसका कितना कितना रिफाइनिंग ऑपरेशन है। आप ये तीनों टेबल को अगर मिल के देखेंगे, मैं हमारे जितने भी इंटेलिजेंट और जिनको इसके बारे में एंथुसियाज्म है, वो ओईसीडी की रिपोर्ट वेबसाइट पे जाए और मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट डाउनलोड करे और ये सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़े। एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास रिपोर्ट ओईसीडी प्रिंट करती है हर महीने। तो हमारा जो देखिए हमारा 100% जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, वो ऑलमोस्ट हमारे कंजम्पशन के इतना ही है, या देख रहे हैं। और चाइना का रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है, वो उसके कैपेसिटी से कम है, और अमेरिका का भी रिफाइनिंग कैपेसिटी उसके कंजम्पशन से कम है। इसमें हमने डिमांड देखा। डिमांड देखिए, यूएस का डिमांड है 20-22 एमबीपीडी, और यूएस का जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो कितना है, 16, 17, 18। आप देख रहे हैं ना। और चाइना का भी थोड़ा उनके कैपेसिटी से कम ही है। चाइना का 17 एमबीपीडी कंजम्पशन है और 15 एमबीपीडी, तो तकरीबन 2 एमबीपीडी का प्रोडक्ट वो रेडीमेड लेता है बाहर से। हमारा भी तकरीबन थोड़ा कम है, लेकिन ये है 100% यूटिलाइजेशन का। लेकिन हमारा तकरीबन अभी 140, 150 परसों, तो पिछले महीने वो डेटा यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने रॉयटर्स में देखा है, वो 180% यूटिलाइजेशन तक गया था। मतलब मुझे नहीं पता वो कैसे होता है कि 100 कैपेसिटी का आप 180 तक कैसे दौड़ा सकते हैं, लेकिन इस तरह का हमारा पिक्चर है। ठीक है सर। तो ये देखिए, बेसिकली हम इंपोर्ट थोड़े से क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं। तो हमारा टोटल जो नॉन ऑयल हमारा जो प्रोडक्ट में जो इंपोर्ट है, ठीक है जी, उसमें तकरीबन हमने देखा यहाँ पे कि हमारा जो कंजम्पशन है 5, 5.5, 6 एमबीपीडी का, उसमें सवा आपका वॉइस गया आपका। मुक्ष भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आई आ गई। ओके, नहीं, हाँ ठीक है। बोलिए। तो आ गई। हम फिर भी थोड़ा सा इंपोर्ट करते हैं, फिक्स्ड इंपोर्ट। देखिए, एलपीजी ये फिक्स्ड प्रोडक्ट है। अगर आपके पास समय है और हमारे किसी व्यूअर्स को आवाज फिर गई आपकी। गैस का बेसिकली क्या है कि आप बहुत बड़े बंच ऑफ ऑर्गेनिक आइटम को कट करके आपको बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आवाज वेवर कर रही है। आपकी आवाज हिल रही है। C8 आपकी आवाज हिल रही है। आपकी आवाज वेवर कर रही है।
अब गई, आवाज ही गई आपकी। ऑलराइट। चलिए दोस्तों, जब तक उनकी आवाज आती है तब तक मैं आपको कमेंट्स ले लेता हूँ, है ना? ओके। ये रहा। ये थे विकास भाई, क्या कह रहे थे कि क्या भारत सरकार इस जंग के समय सही डिप्लोमेसी नहीं कर रही है? बिल्कुल सही डिप्लोमेसी कर रही है विकास भाई। मेरा मानना है भारत सरकार की डिप्लोमेसी इस समय बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, क्योंकि हमारे को अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखना है कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट जो है या देश का जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो वो क्या है, और उसी से हमें अपनी चीजों को डिफाइन करना है, अपनी पॉलिसी को डिफाइन करना है। इज गॉन आई थिंक। ओके। देन लीजिए हम क्या करते हैं। जी, सो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। चंदन भाई राम राम क्या कर रहे हैं विकास भाई से, और ये क्या है चंदन? ओके ओके। ऋषभ जी क्या कह रहे हैं? यूएस मिलिट्री सेज एयरक्राफ्ट क्रैश इन इराक किल्ड ऑल 6 क्रू मेंबर्स। बिल्कुल होना ही था, वो तो होना ही था। एक्चुअली ये जो जहाज होते हैं ना, ये जो रिफ्यूलिंग वाले एंड ऑल दैट, ये जनरली इनमें सिक्योरिटी के अरेंजमेंट बहुत कम होते हैं। सो यू बेसिकली हैव नो चांस वंस यू आर हिट। ओके। ये जी मोक्ष भाई बोले। हाँ, जी, तो हमारे प्रेजेंटेशन को, हमारे टेबल को कंटिन्यू करना है सर? अगर कुछ में है बताने के लिए तो आप करिए, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे मुझे इतना ही दिखाना था कि बेसिकली हम कितने हेज्ड है किसी तरह से भी। हमारा दुनिया का 20% ये तकरीबन 108 एमबीपीडी में तकरीबन 17-18 एमबीपीडी, 20 एमबीपीडी गल्फ से आता है, लेकिन हमारे पास हमारे रिक्वायरमेंट का तकरीबन 5-7% ही आता है गल्फ से। और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा जो रिफाइनरी इनपुट है वो हमारे कंजम्पशन के डबल है। मतलब ओके। शॉर्टेज हो गया तो भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पहले कट होगा, बाद में हमारा कंजम्पशन कट होगा। हम जितना कंज्यूम हम कंज्यूम करते हैं तकरीबन 10-12% दुनिया के प्रोडक्शन का। हमारा जो रिफाइनरी इनपुट है वो दुनिया का 10-12% है, लेकिन हमारा जो कंजम्पशन है वो 6% है। तो बाकी का 6% जो है वो हम दुनिया भर बेचते हैं। तो मेरा कहने का पॉइंट ये था कि किसी भी तरह से हमारे हमारा जो सप्लाई चेन है, एनर्जी सप्लाई चेन है, स्पेशली इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई चेन है, वो किसी तरह से भी स्टेक पे नहीं है। और ओके। गवर्नमेंट ने किसी तरह का पेपर में एडवर्टाइज देना या फिर टीवी पे अनाउंसमेंट करना, इस तरह का रियल पैनिकी नहीं किया बिहेवियर है। किया नहीं है पाकिस्तान में जैसे किया वैसे। गवर्नमेंट बोल रही है करेक्ट। फैलने दो, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, लोग पागल के जैसा 1200 रुपए का, मतलब 800-900 कुछ तो रुपए का एक ये जो सिलेंडर है वो 1200, 1500, 2000, 3000 मुंह मांगे रेट पे ले रहे हैं। एंड गवर्नमेंट इज लेटिंग इट हैपन बिकॉज दैट इज मूविंग द स्टॉक। हमारे पास एलपीजी का इतना स्टॉकिंग कैपेसिटी है नहीं। हम एक्चुअली 97% को है हमारे एलपीजी कैपेसिटी में। तो ये जो ओके। बल्ज आया है हमारे पास गैस का, वो अच्छी तरह से अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रूट लेवल को, और किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन आने का मुझे मोक्षु, लगता ये अगर अगर एक्सटेंडेड, अगर इंक्रीज रेट के ऊपर हो रहा है तो वो जी। तो बेसिकली कॉमन आदमी के लिए नुकसान का है ना। किस प्राइस तो ज्यादा देना पड़ेगा जी। देखिए, जो जो फिक्स्ड वॉल्यूम बट व्हाई शुड, कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, बट देन व्हाई शुड प्राइस बी मोर? अगर आपकी सप्लाई जो है पीछे से वो एक्सेस में हो रही है, देन व्हाई शुड प्राइस बी मोर? कि वो तो डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रिंसिपल है वही खत्म हो गया फिर। देखिए कैसा है कि दुनिया में बेंचमार्क प्राइसेस जो होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में भी बेंचमार्क प्राइसेस रेफर होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये साउथ अमेरिकन कंट्री जो अभी अभी नया नया आया है, जो हिंदू लोगों का कंट्री है, बहुत सारे इंडियन स्लेव्स थे वहां पे। तो उनके साथ हमने 100 एमबीपीडी का अभी फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है 50 साल के लिए। लेकिन प्राइस क्या है? मंथली एवरेज ऑफ द नाइमेक्स क्रूड एंड ब्लेंड क्रूड एवरेज। ठीक है, तो सप्लाई तो ठीक ठाक है, लेकिन प्राइस तो देना पड़ेगा जी ज्यादा।
अब ट्रम्प को हम सब लोग बहुत गाली देते हैं, लेकिन ट्रम्प की जो सबसे बड़ी मेहरबानी है कि $60 के नीचे WTI खड़ा था 1 साल से, उसे कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। अब थोड़ा सा सप्लाई डिस्ट्रप्शन आया है तो प्रॉब्लम आएगा। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, एक्चुअली सप्लाई डिस्ट्रप्शन है नहीं कहीं दुनिया में। अब सऊदी का जो क्रूड जाता है वो सारा का सारा यूरोप को जाता है। हमारा जो क्रूड आता है वो सारा का सारा बहुत कम आता है वहां से, और हमारा बहुत सारा नाइजीरिया से आ रहा है और इंडोनेशिया से आ रहा है। अगली बार मैं आपको उसका टेबल भी बना के रखता हूँ कि हम ये वेरिएबल है, बेसिकली डेली रॉयटर्स इसका डेटा पब्लिश करती है कि कौन सा कंट्री से कौन से कंट्री ने कितना बैरल ट्रेड लिया, तो ये बहुत वेरिएबल होता है। तो इस अच्छा तरह से मुझे ये बताइए, एक जी, सेकंड ये जी, बताइएगा, ये जो आपने अभी बताया कि सऊदीज़ का सारा ऑयल जो है वो यूरोप जाता है, ये पीछे कुछ जब ये अराम्को का इनका जब डील खराब हुआ था रिलायंस के साथ वाला, उस समय कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि बेसिकली रिलायंस ने काफ़ी सारा यूरोपियन मार्केट कैप्चर कर लिया था रशियन ऑयल की वजह से? जी, देखिए अभी इसी इसी टेबल को अगर मैं वापस रेफर करूँ तो आपने कंजम्पशन टेबल में देखा होगा कि दुनिया का साढ़े 13% मतलब 13.5 एमबीपीडी, 13.5-14 एमबीपीडी कंजम्पशन है यूरोप का, और उनका प्रोडक्शन कितना है 3 एमबीपीडी, मतलब 10 मिलियन पर डे। हमारे टोटल कंजम्पशन का डबल उनका डेली का इंपोर्ट है यूरोप का। हुँ, हुँ, सोचिए, तो उस 10 एमबीपीडी इंपोर्ट में तकरीबन 7 एमबीपीडी का इंपोर्ट 4 साल पहले रशिया से आता था। ओके। तो वो सब बहुत अच्छे से चलता था। वो एक्चुअली हुँ, थोड़ा सा देखिए, मतलब कैसा है, अलग अलग क्रूड अलग अलग टाइप के होता है क्रूड। ये कोई हाँ, ऐसा मतलब वो रिफाइन करने के बाद उसका पेट्रोल डीजल और ये सब बनता है, वरना वो एक रॉ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और जो है जितने जितने हैवी प्रोडक्ट बनते जाता है उतने उतना डीजल ज्यादा रहता है, और जितने जितने लाइट प्रोडक्ट होता है उसमें पेट्रोल ज्यादा रहता है। आप देखिए अभी हमें हमारे अमेरिकन अपने टैंक्स भी पेट्रोल पे चलाता है, आपने देखा है सर? नहीं मैंने नहीं देखा। ये हाँ, जो अब ये जो अब्राहम टैंक है उनका, हाँ, हाँ। वो भी पेट्रोल पे चलता है। हुँ, मतलब हुँ, अमेरिका ने अपना पूरा उनका ट्रक जो है, अपने जो बड़े बड़े सुंदर ट्रक्स है, वो हुँ, भी पेट्रोल पे चलता है। तो ओके। बिकॉज अमेरिकन क्रूड इज वेरी लाइट क्रूड, उसमें पेट्रोल की मात्रा तक बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 60%, 60-70%। जितना लाइट हुँ, होते जाएगा उतना ज्यादा पेट्रोल की मात्रा। पेट्रोल तो निकलेगा, उन्होंने ओके। अपना पूरा इकोनॉमी पेट्रोल के आसपास बिल्ड किया। और हम जो है, हम जो अभी ईरानी ऑयल लेते थे, हम वेनेजुएलन ऑयल ले रहे हैं, रशियन ऑयल ले रहे हैं। जितना हैवी क्रूड है हमारे लिए अच्छा है, दो तरह से अच्छा है। एक तो हमारा डीजल का प्रोडक्शन कंजम्पशन पेट्रोल के कंजम्पशन से डबल है, ज़्यादा है, बिल्कुल। और हमारा जो डबल है। और दूसरा, हम हेवी क्रूड चीप होता है। डीजल जिस क्रूड में हुँ, ज्यादा है वो क्रूड हुँ, चीप होता है, और लाइट ओके। क्रूड ज्यादा महंगा होता है। तो ये हुँ, दोनों हुँ, साइड से हमारा जो डीजल डिपेंडेंट इकोनॉमी हमने जो बनाया, वो दोनों साइड से फायदे से बनाया। इसलिए देखिए देखिए, अब आपको एक दो बात बताता हूँ। अब हुँ, साल का हमारा तकरीबन 140 से लेके अभी इस प्राइस से तो $250 बिलियन का फूड का कंजम्पशन है साल का। तो हुँ, उसमें बहुत सारा हमने पिछले साल क्या किया, पिछले साल 2 ढाई हमारे 6 एमबीपीडी कंजम्पशन में बहुत तकरीबन 3 तकरीबन ढाई एमबीपीडी, 3 एमबीपीडी, ढाई एमबीपीडी, 3 एमबीपीडी हम रशिया से ले रहे थे। बाकी सबसे ले ही रहे थे। हुँ, हमने बस हमने उपकार किया यूरोप पे कि हुँ, हमने बोला सऊदी को अपना प्रोडक्शन भेजो वहां पे यूरोप, और हम यहाँ से ले लेंगे। वरना यूरोप को ब्रेंट का प्राइस 120 तभी देना था सर, 3-4 साल हुँ, पहले ही देना था। अभी आज देखिए भारत में हम किस तरह की एक विचित्र स्थिति को सामने जा रहा है। सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइस हायर देना पड़ रहा है। वही सही होता यूरोप का भी यूरोप के साथ में। पिछले हुँ, 3 साल से, और पूरे दुनिया का भी हुँ, हुँ, सप्लाई की कोई कमी नहीं होती, लेकिन हुँ। प्राइस ज्यादा देना पड़ता, ये इस तरह से। और कोई सवाल है या फिर हमारे व्यूअर्स का कुछ प्रश्न है तो? वो हम आगे देख लेंगे। मैं अभी एक जन का कमेंट्स में चलते हैं, फिर देख लेते हैं। तो ये आपने बताया था, ये मैंने आपको कन्फर्म कर दिया था, जी बिल्कुल ठीक है। और देन
सर नुकसान तो इनडायरेक्टली इंडियंस को हो रहा है मिडिल ईस्ट वॉर में। क्या मोदी जी कोई रोल प्ले कर सकते हैं ईरान यूएस के बीच में? बिल्कुल नहीं, ना कर सकते हैं और ना कोई रोल हो सकता है दोस्तों, और ना ही कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपसे कोई रोल आप प्ले करें। और दूसरे आपको ये भी देखना चाहिए, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने आपको पूरा ऊपर उस दिन चंदन हिस्ट्री बताई थी कि क्यों ईरान के साथ में इसराइल का जो पीस है वो मुश्किल है। उसका मैंने आपको वो एमएलएक्स से लेकर और जो पूरा हिस्ट्री बताई थी, वो बेसिकली जो है ना, वो फाउंडेशन इतनी खराब है इनकी कि वहां कुछ बहुत पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जो 79 के बाद में जो कुछ अब तक हुआ है वो। एंड देन आप ये भी देखिए कि दुनिया में ये जो जो मुल्ला रिजीम भी पीछे रही है, जो चल रही है, दरअसल कुछ चीजों पर तो ये भी नहीं झुकते हैं ना। मतलब अब विमेन राइट्स हों या ह्यूमन राइट्स हों या अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे, तो देखो कुछ भी हो, आप मार तो अपने ही लोगों को रहे थे ना। दैट्स आल्सो नॉट डन थिंग। तो क्या किया जाए? मतलब वो गड़बड़े हर तरफ से है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अभी भी जो गड़बड़े हो रही हैं, ये एक किस्म से इनहेरिटेड है कि भाई एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो 1953 की थी, आपको किसने कहा था इसको गिराने के लिए? वो सीआईए और MI6 की ही साजिश थी ना जिसने गिराया उसको। और नतीजा क्या निकला कि सरवाह ने अपनी फैसिलिटी के लिए उसको गिराया, और फिर 79 में आके उसी के चलते ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। यानी एक सोसाइटी को आपने जब कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उस सोसाइटी ने बिल्कुल एक्सट्रीम में जाकर प्रोटेस्ट किया 79 में, और आज आपके सामने जो रिजल्ट है वो बेसिकली उस 53 की जो गलती थी वो नजर आ रही है, जो 79 के बाद शुरू हुई, बिल्कुल उसका रिवर्स। सो ये है महेश जी, यूएई पर ज्यादा अटैक हो रहा है, ऐसा क्यों? दोस्त, इसलिए सऊदी और यूएई ये इसलिए बीच में आ रहा है ज्यादा, बिकॉज यही है, विद ऑल ड्यू अपॉलजीज, बिकॉज यूएई हमारा मित्र देश है, मगर अमेरिका को इंस्टिगेट करने वाले भी तो यही है। यही तो पीछे से कह रहे थे, ये मारो मारो, यही मौका है, यही मौका है। नहीं, तो हमारे साइड गांव में कैसे होता है कि गांव में एक फैमिली का सबसे दुश्मनी है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड रहता है कि बाहर से कोई आए तो हर गांव एक हो जाए और वो डील करे बाहर के लोगों को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बाहर से लोग, ईरानी लोग कैसे सोच रहे हैं कि बाहर से लोग आए और हमारे बाप को मार दिए और गांव के लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो अभी वो गांव के हर किसी को सबक सिखाएगा। ये ट्राइबल सोच है और इसी तरह से वो चल रहा है। हाँ, वो तो इनका ऐसे ही चलेगा। गल्फ वाले लड़ते नहीं है, ये जान, इनको इनको ये इनको बेसिकली चलने की भी आदत नहीं है। इनका बस चले तो ये, मतलब दे वोंट लाइक टू मूव। वो चाहते जी हैं कि पैसे ले लो, आप ही कर दो, वाली जी बात है। जी इसीलिए जी। पाकिस्तान को सूट करता है। पाकिस्तान इसीलिए सूट करता है, पैसे लो, लड़ाई करो, यू नो। डज इंडिया बाय ओनली क्रूड ऑयल और रेडी टू यूज पेट्रोलियम? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पेट्रोलियम, वी ओनली डोंट ओनली बाय। क्रूड ऑयल, या ओनली क्रूड ऑयल वी बाय। वी आर नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। या And then Ram Bhai कह रहे थे, Mahesh ji, government has launched a package of 1 lakh crore. Did you see that? It seems government is getting forced for reforms in upcoming months. आप कुछ कहेंगे इसमें? क्या कहते हैं मुक्षु? जी जी जी। देखिए, रिफॉर्म्स क्या रिफॉर्म्स, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक तो नहीं तो रिफॉर्म्स हो गए जी 90 में जो होने थे वो। अब कौन सा रिफॉर्म? ये तो ये तो स्टेरॉइड पैकेज है इकोनॉमी के लिए। ये आप इसको शॉक एब्सॉर्बर कहिए या फिर आप इसको एक एक ग्लोबल इकोनॉमिक बफर कहिए कि ये 1 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन ये है क्या इसमें पता है आपको? इसमें ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फैक्टर इसमें जो एनपीएस बनता है उनके इंटरेस्ट रेट है। तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए एनपीएस के इंटरेस्ट रेट को एलोकेट किया गया है। मतलब अगर इस इकोनॉमिक टर्मोइल से कोई सॉफ्टवेयर कंपनी, कोई स्टार्टअप, कोई ऐसा वैसा, उनकी अगर इकोनॉमिक कमर टूट जाती है और वो बैंकों के कर्जे वापस नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए ये तकरीबन उसमें 60,000 करोड़ रुपए है और बाकी के 40,000 करोड़ रुपए वो क्लब किए हैं टैरिफ हैंडल करने के लिए। लेकिन देखिए, फोर्स टू रिफॉर्म क्या है जी? बहुत अच्छा इकोनॉमी चल रहा है यहाँ पे, क्या कमी क्या है यहाँ पे? फोर्स टू रिफॉर्म तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को करना चाहिए
जो जिनका कॉलर पकड़ के इंटरनल फाइनेंशियल रूल्स और स्ट्रक्चर्स बदले जाता है, हम किस तरह से फोर्स हुए जी? कभी कभी ग्रुप में वगैरह बात करें, हम हमारा एटीट्यूड के बारे में बताएंगे हम आपको। ओके, इसको रख लेंगे जो मोक्ष भाई, किसी दिन ना इसको क्या कहते हैं वीकेंड पे, अभी आज क्या है, आज फ्राइडे है ना, तो ठीक है, कल कल परसों में इसको रख लेते हैं, उसको जहाँ पे हम मेंबर्स को बुला के और बात कर लेंगे उस तरह से। जी जी तो उसमें क्या होगा कि खुल के ज्यादा बात हो पाएगी। ये विकास आप जो कह रहे हैं ना, ये अजय शुक्ला, ये अजय शुक्ला का ये वो तो नहीं है जो पहले एनडीटीवी में हुआ करते थे? अगर ये वही है तो मेरे ख्याल से ये पहले आर्मी में भी रहे कुछ टाइम के लिए, आई थिंक कैप्टन या कुछ इस तरह से करके रहे वहां पे। और तो ही माइट, आई बिलीव इज द सेम। और अगर ऐसे हाँ, है वो लेफ्टिस्ट है, हार्डकोर वो एंटी थोड़ा-सा, मोदी हाँ, है। वो आपको पता होना चाहिए एनडीटीवी में रहे तो वो बैकग्राउंड किस तरह की होगी और वहाँ किस किस्म के लोग हुआ करते थे। हालाँकि इट्स बीन लॉन्ग, इन्होंने जो एनडीटीवी छोड़े हुए इनको बहुत दिन हो गए, तो बहुत साल हो गए बल्कि। तो एनीवे व्हाटएवर, है ना? सो यू आर राइट, योर जजमेंट इज राइट ऑन हिम। सो ओके सर, खबर ये आ रही है कि चाइना $2 लाख देने जा रहा है जो बच्चियां मरी हैं यूएस स्ट्राइक्स में। बहुत अच्छी बात है दोस्त, इट्स अ टेरिबल मिस्टेक, बट यू नो व्हाट, इसका एक जस्टिफिकेशन मैंने सुना मिडल ईस्ट में। आप हैरान होंगे जो जस्टिफिकेशन मैंने सुना है अल जजीरा पे, एक्चुअली अल जजीरा में सुना है मैंने आज दिन में। आई वाज टेकन अबैक, यू नो, कि लोग कैसे सोचते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, लगभग कितने, लगभग 3000 बॉम्बिंग, नहीं सॉरी, 300 प्लस की बॉम्बिंग हुई थी उस टाइम पे जब ये स्कूल को हिट किया गया था। उनका कहना है कि भाई जो टोटल टारगेट्स अब तक बताए गए हैं मोसाद के द्वारा, माना ये जा रहा है कि जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है वो मोसाद दे रही है और मोसाद के ही एजेंट्स वहां पर मौजूद रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये उनमें से टोटल स्ट्राइक्स में से एक अकेली मिस्टेक है। सो इफ यू लुक एट इट ऑन एन एवरेज, इवन 1% भी मिस्टेक का चांस नहीं रहा है। One error means out of hundreds of strikes that have happened, it means कि वो 0 point something में जाती है इस एरर। तो उनका कहना है कि भाई ये गलती तो हो ही सकती है। वो गलती कैसे हुई है, वो ये कहते हैं चंदन कि प्रोबेबली इट्स एन ओल्ड इंफॉर्मेशन जो मोसाद के पास में रही है इस लोकेशन की। हो सकता है कि वहां पहले कभी इस तरह का कोई कैंप लगा हो या कुछ इस तरह का हो जिसकी वजह से उन्होंने वहां पे उसको मार्क कर रखा था। बट राइट नाउ एक और चीज जिसकी आप अंडरस्टैंड करिएगा, वो दिन जिस दिन हिट किया गया है वो क्या था, सैटरडे। व्हाट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड वाज कि ये इस्लामिक कंट्री है जहां छुट्टी फ्राइडे के रोज होती है, जुम्मे के रोज होती है, सैटरडे को स्कूल खुला हुआ था। दे थॉट इन यू नो क्रिश्चियन टर्म्स में कि सैटरडे वीकेंड, बहुत तो स्कूल खाली होगा, अगर उसको होगा तो दे इज ब्लू ऑफ। दीज आर द इश्यूज इसमें जो कंसर्न है। बट आई एम वेरी हैप्पी अगर चाइना ऐसा कर रहा है, बिकॉज those families are distraught, and I think it's a horrible mistake, whatever the reason, whatever the logic, nothing can justify it. I don't want to justify the unjustifiable. विकास भाई, मोदी जी कुछ बोले तो प्रॉब्लम है, मोदी जी कुछ ना बोले सही बात है। राम नाम सेंचुरी जी, एंड देन हर हर महादेव, बिल्कुल। एंड सागर भाई नमस्कार, आप लेट हो गए, आज हमारी एब्सेंट लगेगी। भाई ये पत्रकार है जो बोलते हैं उनको हजारों लोग सुन रहे हैं और लगातार झूठ बोलते जाते हैं। भारत सरकार एक बार नहीं बोली कि युद्ध के बाद युद्ध की अब महंगाई बढ़ेगी, तेल का दाम बढ़ेगा, जबकि कांग्रेस के समय पूछो मत क्या क्या हुआ है। और ओके, देन चंदन आगे कह रहे हैं तो क्या, सर मिडिल ईस्ट वाले तो पूरा अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं, उनको तो अपना नुकसान भी नहीं दिख रहा है यार, एक्चुअली चंदन भाई, जरूरत से ज्यादा जी। चंदन भाई कभी ग्रुप में ये सारे सवाल पूछे, आपको रियल हिस्ट्री समझने की जरूरत है। आप जो कंटेम्प्रेरी चीज है उसे रियल हिस्ट्री के पैटर्न में देखेंगे तो फिर उसको क्लिक होगा वो आपको। आप अभी ऐसे सिर्फ इस घटना को इस घटना के संक्षेप में ही देखेंगे तो फिर ये एक नया चीज ही लगेगा। ओके, विकास भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली बयान देते हैं कि शाम को 7 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाए
तो पेट्रोल, हाँ बिल्कुल। कमाल की बात याद की आपने विकास, वाह, बहुत पुरानी याद दिलाई। हम गरीब थे जी, बहुत ज़्यादा गरीब थे हम। अब जीडीपी के नंबर से कभी हम देखेंगे तो आप देखिए पिछले 10-15-20 साल में ही हमारा 3-4 गुना डेवलपमेंट हुआ है, वरना हम बहुत गरीब थे। सच में यहाँ पे हमारी कोई क्षमता नहीं थी कि हम महँगा क्रूड लाएँ। सोचिए उस दिन को 2008 में $150 क्रूड हुआ था जी। तब स्थिति देखिए तब की क्या हुई होगी और क्या हुआ होगा तब। Malaysia is forcing India to fast track our renewable options, and many are saying that the limit we kept for 2030 for renewable options will not be a limit, but a starting point to push. Could be because energy needs आपकी बढ़ने ही जा रही है, और ये जो आने वाले साल 2 साल है इनमें तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज लॉट ऑफ इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्री इज कमिंग टू आवर कंट्री। तो उसमें आप पाएंगे कि फिर जाहिर है कोई भी इंडस्ट्री हो यार, बिना इट नीड्स एनर्जी। और जो नई आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हैदराबाद में अभी ये हमारे मोक्ष भाई के यहाँ पे गूगल का जो कुछ लगने जा रहा है, आपने देखिए दिस विल नीड लॉट ऑफ एनर्जी देयर। तो बिकॉज हाउ एल्स एआई की तमाम चीजें जो वहां लगाने जा रहे हो, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो इट विल कॉस्ट यू। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज वन थिंग जो आपको, इसीलिए आप देखिए जो कनाडा के साथ जो डील आपकी की जा रही है वो सब इसीलिए हो रही है ना, सो दैट कि एनर्जी क्राइसिस आपके ना आए, और जो क्लीन एनर्जी है वो और भी ज्यादा जरूरी है। सो इट्स इम्पोर्टेंट एंड इट्स गुड इट्स हैपनिंग। यू आर राइट Maheshi, they can even run from it because the Middle East have $2 trillion. So if what is the release, America dollar would fall. है नहीं कौन सुना। रिलीज करेगा? वो सारे अमेरिकन बैंक्स में पैसा है, उसे रिलीज कौन करेगा? देन सर कभी एयरक्राफ्ट का टॉयलेट खराब हो जाता है, कभी आग लग जाती है, मुझे तो लगता है कि ये भागना भागेंगे तो है, अनलेस कुछ ड्रास्टिक हो। और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए ये जो पीछे टोटल सरेंडर की बात की जा रही थी, एमलेक का जो एग्जाम्पल दिया जा रहा था, ये सब भागने के ही चक्कर नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आने वाले हफ्तों में या महीने भर में अगर ये सब कुछ खत्म नहीं होता है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि यहाँ पर कोई टैक्टिकल न्यूक भी इस्तेमाल हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज हु विल होल्ड योर हैंड बैक? हाथ रोकने वाला तो कोई है नहीं ना। और आप ये यकीन मानिए मेरी बात का कि अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो भी अमेरिका सपोर्ट ही करेगा। एक कंडेमनेशन जैसी चीज जो होती है ना, कड़ी निंदा, तो कड़ी निंदा 2 दिन के लिए आएगी एंड देन इट विल बी ऑल हंकी डोरी। सो बिकॉज जो 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 मैंने कहा ना कि नेतन्याहू इस समय कैन नॉट अफोर्ड अ लॉस। लॉस मीन्स नथिंग बट जेल, प्रिजन। पावर हाथ से जाएगी, केसेस चल रहे हैं, देयर इज अ प्रोटेस्ट आउट इनसाइड देयर। तो भाई मेरे आप ये यकीन मानिए, द ओनली थिंग दैट कैन सेव हिम, द ओनली थिंग दैट कैन गिव स्कोप ऑफ अ प्रेसिडेंशियल पार्डन इज अ विक्ट्री। इस लड़ाई के पीछे एक अकेला जो जो ऑब्जेक्टिव है, जिसको अनडिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव, वो यही है कि ईरान एज एन एनिमी विल बी इवेपोरेटेड। It will not have any capacity to become an enemy of Israel. अगर वो नहीं होता है, नेतन्याहू has no future. And remember one thing, इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो उनके लिए अपना पॉलिटिकल गोल जो होता है, अपना जो सर्वाइवल है, उसके आगे एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, और कुछ नहीं चाहिए होता उनको। रिमेंबर वन थिंग। एंड देन चला घास का संकेत कब तक रहेगा अनुमान? ये क्या है? तेल और गैस का संकट, कोई संकट नहीं है ना ऐसा, कहाँ है संकट? बस कोई संकट नहीं है, प्राइस थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। वो प्राइस हमारी ऐसा का बहुत है, मनी इज नो प्रॉब्लम, शी हैज लॉट ऑफ मनी। सर मुझे तो ये सोचकर खुशी होती है कि ट्रंप की पागलपंथी ने पूरे दुनिया को जगा दिया है, और पूरी दुनिया अमेरिकन स्पेस से अपनी डिपेंडेंसी हटाएगी। लगता ही है चंदन, एक्चुअली लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस वंस दिस वॉर इज ओवर, whichever way, इधर या उधर, कैसे भी खत्म हो, जब भी खत्म होती है, द एंटायर आर्किटेक्चर of the world politics and strategy is going to change. That you can rest assured. It doesn't matter what the result will be. इस लड़ाई का जो जो असर है,
इस लड़ाई, ये लड़ाई का रिजल्ट क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चेंज आना है वो डेफिनेट है। We should be practical here than being emotional in this war. We should help our neighborhood, not because they are our friends, but because they are not our enemies. That's what I said. Bangladesh, and moreover, as I said, even politically भी, Bangladesh में we had our interest, and BNP जो है, it has already reached an agreement with us before elections, before Khalida Zia could go to London for treatment. उससे पहले ही ये चीज तय हो चुकी थी, एंड आई इन्फॉर्म्ड यू अबाउट इट। जिस दिन वो मीटिंग हुई थी, मैंने उसी दिन आपको ये बात बताई थी कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन ट्रैक। इट्स जस्ट दैट वेदर द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन टाइम, दैट वाज माय प्रॉब्लम, कि वेदर इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन टाइम एंड वेदर द इलेक्शंस विल बी फेयर। Thankfully, that happened. Army ensured that, and now you see the change. Okay. ओके, ये राम राम कर रहे हैं आपको, एंड सागर भाई, एंड देन अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी, चाइना's foreign minister Wang Yi hold talks. Afghan readout says Pakistan's bombings and missile attacks, mostly civilians, women and children, are targeted and civilian solutions are destroyed. But what is China saying, Rishabh? That is what I'm interested in. What is China saying? Because आज की रिपोर्ट ये है कि चाइना हैज प्रैक्टिकली विड्रॉन फ्रॉम CPEC। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, दे आर इंडिकेटिंग दैट दे हैव गॉन आउट ऑफ इट। आई मीन, हो सकता है कि बाद में आ जाए, आई डोंट नो, बट फॉर नाउ दे आर गॉन। एंड with a clear example being the attacks on Kabul and Kandahar last night. And remember one thing, ये जो कल रात को हुआ है वो आधी रात के बाद हुआ है। दैट मीन्स जुम्मे की शुरुआत हो चुकी थी। दैट मीन्स रमजान का आखिरी जुम्मा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है रमजान के महीने में, आखिरी जुम्मे में। Remember, me and you won't realize the importance of it, but ask a Muslim. And 2 Indians killed in attack on Oman. ये होना ही था, बिकॉज दोस्तों, ओमान में भारतीयों की संख्या बहुत है, यू नो। ईरान ने दो भारतीय LPG टैंकर्स को हार्मोज से निकलने की अनुमति दी। इनमें से एक टैंकर भारत तरफ चल चुका है, इस वक्त रास्ते में है। ऋषभ, मैं आपको एक बात बताऊं, ईरान की तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है, आएगा नहीं। और यकीन पता है किस बात पर रखो, कल की जो ट्वीट है जो मोदी जी की है, जरा देखिए कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खोमेनी के मर्डर का भी उन्होंने कंडेमनेशन तक नहीं किया। एंड रिमेंबर, इवन जो हमारे मिस्री जी जो गए हैं वहां पर ईरान की एम्बेसी में साइन करने के लिए, इट टुक देम 4 डेज में गए। सो इट्स बिकॉज़ दैट्स अ फॉर्मल थिंग वी हैड टू डू एंड वी डिड। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है, पूरे कर दिए, बट ही डिडंट टॉक अबाउट। मोदी जी ने कोई बात नहीं की कोई कि भी खमेनी मारे गए, बड़ा दुख हुआ, ये वो, नथिंग डूइंग। एंड हाइड्रोकार्बन में मुख्य ज्वलनशील पदार्थ हाइड्रोजन होता है, पर हाइड्रोजन लाइट एलिमेंट होने से रूम टेम्परेचर पर स्टोर नहीं हो पाता है, पर कार्बन के साथ बॉन्डिंग के बाद में H2 नॉर्मल स्थिति में स्टोर हो पाता है। बिल्कुल, इसीलिए जो हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल वगैरह जो कहते हैं वो सब फ्रॉड है। नेचर ने कार्बन और हाइड्रोजन को साथ में मिला के हाइड्रोकार्बन बनाया, और वही एनर्जी का सबसे डेंस और सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ हाइड्रोजन में तकरीबन 30 गुना कम एनर्जी स्टोर होता है। ओके, 30 is too much. Okay. ओके, ऋषभ भाई कह रहे थे यूएस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ इट्स ऑफिशियल इन पाकिस्तान थ्रू मार्च। हाँ, बल्कि पेशावर की तो उन्होंने अपना कॉन्सुलेट भी बंद कर दिया है, कल बंद किया है। मेरा सवाल मुमुक्षु भाई से कि अगर एलपीजी भारत के पास एक्स्ट्रा है हमारी खपत से, तो भारत सरकार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पे रोक लगाई है, वो क्यों? क्या इससे भारत सरकार को कुछ बड़ा करना है या पैनिक की शुरुआत है? नहीं, 2 कारण है। एक कारण ये है कि क्रैकिंग रिफाइनरीज में अब क्रैकिंग भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, 2 ब्यूटेन के मॉलिक्यूल को लेके
उसका एक पेट्रोल का मोलेक्यूल बनाया जा सकता है। C4 मतलब उसका आपको पता रहेगा उसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 इस तरह से एक स्टेबल हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है। मतलब हमारे ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4 और 2n मतलब 8 और 2 10, C4H10 ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। वैसे ही पेट्रोल का C8 आप उस फॉर्मूला में देख लीजिए। तो वो अप क्रैकिंग और डाउन क्रैकिंग दोनों कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो एटीजी जो है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है, एटीएफ जो है, उसको क्रैक एग्जैक्टली 1 लीटर को आप क्रैक करके 1 किलो को क्रैक करके आप आधा किलो तकरीबन 1.25 गुना आप उसका पेट्रोल बना सकता है। तो इस तरह से रिफाइनरी में अभी देखिए 20 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था और ये बहुत बड़ा ट्रेड अपॉर्चुनिटी होता था अमेरिकन एक्सचेंजेस पे। तो अमेरिकन समर में घूमता है, 1-2 महीने की छुट्टी लेता है और गाड़ी लेता है और उसमें 50-50 हजार किलोमीटर घूमता है और ठंड में सब जगह बर्फ पड़ जाता है और कहीं नहीं जाते। तो समर में अमेरिका का जो पेट्रोल प्रोडक्शन है, पेट्रोल रिक्वायरमेंट है, वो तकरीबन ठंड से 5 गुना हो जाता है और ठंड में 5 गुना कम हो जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ फिर वो हीटिंग ऑयल का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, बिल्कुल। घर गर्म करने के लिए, रखने के लिए और ऑफिस गर्म रखने के लिए। तो वो क्रैकिंग रिफाइनरीज 20 साल पहले तक ये क्रैकिंग पॉसिबल नहीं था, इस तरह से क्रॉस क्रैकिंग, अप क्रैकिंग और डाउन क्रैकिंग पॉसिबल नहीं था। तो 20-25 साल पहले तक ये सब स्टोर करना पड़ता था। मतलब जितना आएगा डीजल उतना ही आएगा डीजल, जितना आएगा पेट्रोल उतना आएगा पेट्रोल। तो आप ठंड में पेट्रोल स्टोर करके रखो और फिर वो समर में फिर कंज्यूम होगा। इस तरह से वो और उसके बीच में बहुत बड़ा स्प्रेड भी चलता था। लेकिन बाद में जब से क्रैकिंग टेक्नोलॉजीज आई और ये बहुत एडवांस्ड कैटालिटिकल क्रैकिंग वगैरह आया, ये फिर कैटालिटिकल क्रैकिंग अप क्रैकिंग भी कर सकता है, इसलिए फिर प्रोडक्ट का स्टोर करने का जरूरत बहुत कम हो गया। देखिए बहुत इंफॉर्मेशन है स्टोरेज के बारे में, आपको मैं बताऊं अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे इंफॉर्मेशन चल रहा था कि हमारे पास 25 दिन का, 28 दिन का, 30 दिन का स्टोरेज है। हमारे पास 4 दिन का स्टोरेज है। रियल में बताए तो हमारे पास 4 दिन का स्टोरेज है और वो कुछ मैटर नहीं करता। आपने देखा अभी हमारा हमारा मेरे मेरे नेटिव प्लेस के पास में कारवार में वो स्टोरेज बना रहे हैं अभी, वो 18 एमबीपीडी का। हमारा डे का कंजम्पशन कितना है, 6 एमबीपीडी और हमारा स्टोरेज कितना है, 18 एमबीपीडी। मतलब इतना भी ज्यादा स्टोरेज वगैरह कुछ है नहीं। अमेरिका का ही स्टोरेज कुछ 12 दिन का, 13 दिन का, 14 दिन का कंजम्पशन है बस। तो आप ये क्रूड ऑयल अब स्टोर करके रख नहीं सकते, 2 कारण से। एक तो वो तेल के जैसा खराब होना शुरू हो जाता है, तकरीबन 1.5 महीने में उसमें फिर स्मेल आना शुरू हो जाता है। आप उसे रिफाइन किए बिना नहीं रख सकते आसानी से, तो सड़ना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे तेल 2 साल रखा तो जैसे स्मेल आता है, वैसे 1 महीने के अंदर क्रूड ऑयल से स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी उसे रिफाइनरी में डाल के रिफाइन प्रोडक्ट निकाल के ही उसे स्टोर करना है तो कर सकते हैं। That's important. ऑलराइट, सागर जी कहने उज्ज्वला योजना का उद्देश्य लकड़ी के इस्तेमाल और घरेलू महिला के को धुएं से राहत दिलाने का रहा है। पहले वितरण व्यवस्था बेहतर न होने से एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग बड़े लेवल पे होती थी, बॉबली मार्केटिंग होती थी। वितरण व्यवस्था नहीं, सप्लाई नहीं था जी, तब पहले सप्लाई नहीं था। अब आपको आप ये डेटा जो देख रहे हैं, आज हमारा जो कंजम्पशन 6 एमबीपीडी है, 20 साल पहले हमारा कंजम्पशन 1 एमबीपीडी था। तब उसमें से कितना निकलेगा एलपीजी और हम कितना बांटेंगे? हम छोटे थे जी, हम बहुत गरीब थे। आज जो 20s में है उनको वो पॉवर्टी पता ही नहीं है जो 80s और 90s में हमने हमारे आप ये देखिए दोस्तों, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था जब मैंने अपने नाम पर गैस बुक कराई थी, और जब मैंने ग्रेजुएशन की है तब मुझे गैस मिली है। बहुत गरीब था जी, इंडिया बहुत गरीब था, बहुत गरीब। कभी किसी दिन स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात हो तो चैनल को अपनी सेवा देने में ओके सागर, आप मुझे एक अपना वो दे दीजिएगा, क्या कहते हैं, अपना कांटेक्ट दे दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा मुझे, तो मैं आपका नंबर वगैरह सेव कर लूंगा तो आपको बता दूंगा। अपनी बैकग्राउंड देके अपनी बारे में इंफॉर्मेशन देके या मुझे फोन पे बात हो जाएगी, आप मुझे खाली अपना नंबर भेज दीजिएगा मेल पे। ऑलराइट, व्हाट कैन बी द एक्चुअल अमेरिकन डेथ टोल? देखिए देखो, व्हाट कैन बी, नो आइडिया, बिकॉज दैट इज लाइक हम तुक्के मारेंगे, बिकॉज
एक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। जिन जगहों पर हमला किया गया है, फॉर एग्जांपल यूएई में, कतर में, जहाँ पर इनके रेजिडेंशियल थे, कॉम्प्लेक्सेस थे, अब उसमें से कितने लोग निकल पाए, कितने लोग नहीं निकल पाए, लेकिन वहाँ पे स्ट्राइक तो हुआ है। अब तो जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो, आज मैंने एक शॉट डाला है, अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले शॉट डाला है, पीट हेक्सेथ से आज अभी कुछ देर पहले सीधे सीधे क्वेश्चन किया है एक जर्नलिस्ट ने कि आप बताइए कि कितनी फैटेलिटीज हैं अमेरिकन की। गेस व्हाट, ही डिड नॉट आंसर। नोबडी नोज। बेसिकली गवर्नमेंट मस्ट बी नोइंग, बट उसको अगर बता देते हैं आप पब्लिक में, तो मिड टर्म इलेक्शन है 3 नवंबर को। So they're just trying to hide the facts as much as possible right now. I don't think they're revealing the numbers, and everybody is silent. They don't want कि पीट हेक्सेथ जो है अपना गला कटवाए, उसने कहा भैया ट्रम्प को बोलना हो, ट्रम्प बोले, मैं क्यों बोलूं। But basically nobody's coming out with numbers. I believe it is much higher than what's being said. अभी right now जो ऑफिशियली बताया जा रहा है, वो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जी 7 के करीब बताया गया है कि जो डेथ है, बाकी 7-8 और है जो क्रिटिकल है, आउट ऑफ 40 के करीब इंजर्ड है, जिनमें से 8 के करीब बता रहे हैं जो क्रिटिकल है, एंड दैट्स अबाउट इट। दिस इज ऑल दैट टेलिंग यू, बट फैक्ट इज द नंबर सीमिंगली इज मच हायर। जो चालीस ईरानियंस से क्लेम ढाई कर रहे सौ हैं, नंबर 40 से अब 250 दिस कुड बी, नंबर चर्चा हो रही है टेलीग्राम चैनल्स पे। हाँ बिल्कुल इस तरह का है, और ईरान के जो एलिमेंट्स हैं वो इससे ज्यादा की बात कर रहे हैं, वो तो 500-600 में जा रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो वॉर टाइम होते हैं, वॉर टाइम में एग्जेजरेशंस आर नॉर्म। जो एनिमी है वो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स को ज्यादा बताता है, सो इसलिए व्हाट द ट्रूथ इज बेसिकली अननोन। निकल कर जो बाहर आएगा अल्टीमेटली, ऐसे नहीं कि चीजें बहुत दिन तक छिपती हैं, you'll get to know the facts, but as of now, in the cloud of war, all you get is lies. you know जब युद्ध का जो गुबार होता है, उसमें आपको सिर्फ झूठ सुनने को मिलते हैं और कुछ नहीं। एवरीबडी विल बी सेइंग व्हाट इज सुटेबल टू देम। सो क्रूड रिफाइनिंग प्रोसेस में इतनी ज्यादा मात्रा में एलपीजी प्रोड्यूस होता है कि कई बार स्टोरेज की कमी के कारण रिफाइनरीज एक्सेस एलपीजी को फ्लेम टावर के माध्यम से एटमॉस्फेयर में बर्न आउट करना पड़ता है। जी, पहले ऐसा करना पड़ता था, आजकल के नए रिफाइनरीज में है नहीं होता। हाँ मुझे अंदाजा था विकास की ये वही अजय शुक्ला होंगे, बिल्कुल मैं जानता हूँ उनको। जिन दिनों ये एनडीटीवी में थे, उन दिनों मेरे दोस्त हैं एक दानिश शाहिदी, वो भी एनडीटीवी में हुआ करते थे, मैं अक्सर उनसे मेरी मुलाकातें के लिए मैं वहाँ जाता रहता था। और भी उमाशंकर हुआ करते थे वहाँ पर, बाबा बाबा तो शायद अभी भी है, मनोरंजन भारती, वो तो शायद अभी भी है, हम लोगों को बाबा कहते हैं, तो उनसे मुलाकातें हमारी वहाँ होती रहती थी। दादा कंफर्म हो गया कि नो डिस्काउंट ऑन रशियन ऑयल नाउ। नॉट ओनली दैट ऋषभ, बल्कि जो पेमेंट्स भी हैं वो युआन में होनी है 100%। देयर इज नथिंग लाइक कि अब आपको जो पहले आप रुपए में जो पेमेंट कर रहे थे वो सब खत्म हो गया। नाउ द एंटायर पेमेंट इज गोइंग इन युआन। क्या क्या हुआ सर कि पुतिन साहब आए थे तो उन्होंने बात की ये कि आप वो सारे जो फार ईस्ट के जो फील्ड है उसे डेवलप करने में 100-200 बिलियन डालिए और फिर बाद में उसे लेके जाइए वहां से, और फिर वो वैसे आपको पता रहेगा वो नाराज होके गए यहाँ से। हमने बोला हमारा मॉडल चाइनीज मॉडल नहीं है, हमारा इंडियन मॉडल है। हम हम रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन को डेवलप करने में पैसे नहीं डालते। हमारे मंडी में जो सामान आता है वो हम खरीदते हैं, यही हम हजारों साल से कर रहे हैं। तो अब डिस्काउंट तो खत्म हो गया, वो डिस्काउंट मिलना था हमें, 40% डिस्काउंट मिलना था और आधा पैसा रुपए में आधा पैसा डॉलर में देना था, वो सब हुआ नहीं। उनके प्रपोजल्स हमको अच्छे नहीं लगे क्योंकि उनका थोड़ा रिपुटेशन का भी सवाल था, और फिर क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है जी दुनिया में, आज कंजम्पशन से ज्यादा सप्लाई है, इसलिए तो $60 के नीचे। आपको बताऊं मैं, पिछले दुनिया भर का क्रूड ऑयल जो 100 130 100 108 बैरल पर डे निकलता है, उसका एवरेज एक्सट्रैक्शन कॉस्ट $52 है। मतलब जो अभी $57-58
का प्राइस था पिछले 10 दिन के पहले, 15 दिन के पहले तक, तो हार्डली क्रूड रिफाइनिंग कंपनियों, मतलब क्रूड डिगिंग कंपनियों को $3 मिलता था, वहां के गवर्नमेंट को $2 मिलता था, और फिर वो जो बाकी की फैसिलिटीज है ड्रिलर और उनको $1-2 मिलता था। इस तरह से बहुत टाइट चल रहा था जी। अभी इतना टाइट चल रहा था कि 60 के नीचे तो नए कुएं खोदने तक के पैसे नहीं बनते थे। मिडिल ईस्ट में नहीं, बाकी जगह पे। मिडिल ईस्ट का बहुत चीप है, कुवैत का वगैरह एक्सट्रैक्शन कॉस्ट $5 पर बैरल है, और फिर उसके ऊपर जो भी बेचे वो सब प्रॉफिट ही है। और बाकी जगह पे फिर जैसे हमारा राजस्थान में जो राजश्री फील्ड वगैरह, केर्न वगैरह आया था, किसी को पता है? कोई किसी को याद है? 5-6 मतलब 10-20 साल पहले वहां पे केर्न आके वहां पे बहुत सारे कुएं खोदा, वहां पे बहुत सारा तेल मिला, लेकिन इतना वो तेल गाढ़ा था कि आपको हॉट वाटर इंजेक्शन करना पड़ता था जमीन में, तब जाके वो थोड़ा सा ढीला बन के तेल ऊपर आता था। तो उसका अभी एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, वैसे ही पड़ा है। जब क्रूड ऑयल का प्राइस $100 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब जाके वो अफोर्डेबल बनेगा निकलना। तो सोने का हो, क्रूड का हो, ये जो भी हो, इसमें जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे अनइकोनॉमिक, प्रीवियसली अनइकोनॉमिक वेल्स तुरंत एक्टिव किए जाता है, और तुरंत फिर सप्लाई मार्केट में आ जाता है, और ज्यादा प्राइस ज्यादा दिन के लिए रह नहीं सकता। ओके जी, अदिति नमस्ते बेटा। और हार्मोज से भारत के लिए राहत की बड़ी खबर है जी, बिल्कुल। एलपीजी टैंकर निकलने की इजाजत। एलपीजी टैंकर? एलपीजी टैंकर क्यों? एलएनजी वगैरह होगा सर। एलएनजी होगा, एलपीजी कहाँ से हो जाएगा? 60 रुपीज प्रति गैस सिलेंडर कीमत बढ़ने से जेब पर क्या असर पड़ता है? हाँ जी बताएं। क्या पड़ता है जी, वो तो बोलने के लिए क्या, अभी वो तो मतलब गैस का, अभी पेट्रोल का तो, अभी देखिए पेट्रोल का हमें जो आदत हो गई है 100-110 रुपए की, उस आदत के कितने साल से, 5-10 साल हो गए सर। 100-110, 90-110 के बीच में है। और सोचिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले पिछले 20 साल से बदले नहीं है सर। बाकी सारे प्राइसेस महंगे हो गए, डॉलर की प्राइसेस चेंज हो गई, अगर सोने की प्राइसेस बढ़ गई, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस चेंज नहीं हुए। क्रूड ऑयल के प्राइसेस, हम इस बहुत अच्छे, चाइना को ये बेनिफिट नहीं मिला था, हमें ये बेनिफिट अच्छा मिला कि हमारे ग्रोथ के फेज में बहुत चीप एनर्जी मिल रहा है। ये बात सही है, बिल्कुल ठीक बात है। जेब पे कुछ असर नहीं पड़ता है 60 रुपए चेंज होने से, और ये ज्यादा दिन भी नहीं रहेगा, बहुत कम बिल्कुल। दिन में, 15 दिन में। नेतन्याहू ने तो ईरान को एटर्नल एनिमी डिक्लेयर कर दिया, तो ईरान की तबाही ही उसका ऑब्जेक्टिव है। हाँ बिल्कुल बेटा, नहीं, सही है। चंदन जी, आप ग्रुप में बात करिए, इसका हिस्ट्री समझना जरूरी है, इसका 10,000 साल का हिस्ट्री है, उसको मैंने आप बताया समझे। इनको, मैंने बताया इनको हिस्ट्री, 3 दिन पहले बताया है मैंने। जब वो, ओके, इज डेविड वार्नर, वार्नर कौन है? डू यू मीन डेविड वार्नर? डेविड वार्नर की बात कर रहे हो, जो क्रिकेटर है उसकी बात कर रहे हो क्या? सर खबर आ रही है कि अफगानिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक किया है इस्लामाबाद में। 2 दिन पहले किया था यार, वो तो 2 दिन पहले किया था। कल की बात है, बल्कि कल सवेरे में उनका स्ट्राइक, परसों रात को हुआ है, कल सवेरे उसकी खबर आ रही थी इस्लामाबाद में। Okay, and then India's neighbors are seeking additional fuel from New Delhi as the war in the Middle East curtails access to energy supplies from the Persian Gulf. हाँ, इन्होंने तो लिया है, बांग्लादेश ने तो लिया है, बाकी लोग भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि ले, उनका तो फिर भी सी एक्सेस है, इनका तो नहीं, डायरेक्टली सी हमसे एक्सेस ही मतलब लेता है, हमेशा हमसे ही लेता है। वही। अभी पाकिस्तान नहीं लेता, पाकिस्तान को छोड़ के सारे के सारे हमारे वो नेबर। पाकिस्तान ले लेगा अगर उनको मिले तो, सवाल ये नहीं, मिलता नहीं। आप उनको उधार नहीं दोगे, आप उनको माफ नहीं करोगे, मुफ्त में नहीं दोगे। सऊदी अरब वो सब करता है ना उनके लिए। इस्लामाबाद में आसमानी बिजली गिर रही है लगता है। सूर्यांश सिंह के Zionists even want to instigate the war at Shia Sunni level. नहीं नहीं, ये तो, क्या? ये झगड़ा 10,000 साल का है, मुसलमान बनने के पहले का झगड़ा है ये।
थोड़ा यार हिस्ट्री में जाइए, मुसलमान तो देखिए। 10,000 साल से आप बात क्यों करते हो? वो तो नहीं, है नहीं, ही 1400 15 साल साल पहले के। नहीं, नहीं, उसके तो पहले भी 2000 तो भी नहीं झगड़ा होंगे। चल रहा था। उसके पहले नोन हिस्ट्री है इनका झगड़े का। जी, उसके जी। पीछे आध्यात्मिक कारण है। हम बहुत ही भौतिक नजरिए से देखते हैं। नहीं, मैं बताया मुझे वो उसके कारणों का मैंने बहुत डिटेल में उसने पूरा एक घंटे का प्रोग्राम मैंने किया है बताने के अच्छा, अच्छा, अच्छा। लिए। स्पेशली जब नेतन्याहू ने जब अमलेख का जिक्र किया था, तो मैंने उनको बताया था कि भाई ये क्या बैकग्राउंड है, ये अमलेख के रेफरेंस के मायने क्या है, एंड व्हाट इज इंटेंडेड विद दैट, अलॉन्ग विद दैट जो टोटल जो सरेंडर की बात की थी नेतन्याहू उसने ट्रंप ने। अप्रैल 2026 से सालाना टोल पास महंगा हो जाएगा। एनएचएआई ने निजी वाहनों के लिए सालाना पास की कीमत 3000 से 3075 कर दी है। ये तो कोई 75 इसके सालाना के इसके लिए तो बारे यार में 75 रुपए कुछ नहीं इसके बारे में है मैं एक बोलना साल। चाहता हूँ, 2 मिनट अगर हाँ। हो। देखिए, ऋषभ जी, आपकी गाड़ी होगी टू व्हीलर या फोर व्हीलर, आप आपका बजट वगैरह निकालिए, आप देखिए तकरीबन पर ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन है कि पर किलोमीटर फ्यूल और मेंटेनेंस मिलके आपको तकरीबन 1 रुपए से ₹1.25 पड़ता है खर्चा। और आप जिस रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ते को मेंटेन करने के लिए पर व्हील पर किलोमीटर 1 रुपए से ₹1.25 का खर्चा होता है। जो लोग मुंह बड़ा करके बोलते हैं इतना टैक्स क्यों ले रहे हो हमारे पेट्रोल पे, ऐसे वैसे, आप जितना पेट्रोल का और मेंटेनेंस का खर्चा करते हैं आपका गाड़ी चलाने के लिए, उतना ही खर्चा सरकार को वो रास्ता चलाने के लिए आता है। ये गणित समझे आप। तो हमारे यहाँ बहुत कम टोल है। आप कहीं दूसरे देश में जाके देख लीजिए, वहां पे तो जितना पेट्रोल का खर्चा है एग्जैक्टली उतना ही टोल देना पड़ता है। ऑलराइट। ऋषभ भाई कह रहे हैं देयर इज अ बिग एलपीजी क्राइसिस ना, एज पर कांग्रेस एंड अपोजिशन दे हैड अ लेविश इफ्तार पार्टी। ये सब पकाने के लिए सिलेंडर कहाँ से लाए? सही बात है। ओके। 60 रुपए का सिलेंडर आता मेरे यहाँ क्या है, 60 रुपए का गैस सिलेंडर आता था मेरे वहां तब। हाँ वो जमाना और था यार। युवराज जी एक जमाने की बात कर रहे हैं। Ukrainian President Vladimir Zelensky says US easing Russian oil sanctions does not help peace. अच्छा, वैसे पूछो उससे कि भाई ये जो तू सऊदी में भेज रहा है, ये तू फिर पीस के लिए भेजना, इसके बदले में माल क्यों मांग रहा है? वो कह रहा है 90 बिलियन लाओ, मैं इसको पीस करवा रहा हूँ तुम्हारी यहाँ। पागल आदमी। He's basically utilizing. He's in a crisis. He's looking for opportunities. You know. Pakistan says Afghanistan attacked military base near Islamabad with Fedayeen drones. Good. अच्छी बात है ना? अब ये बताएंगे कि इस्लामाबाद के पास जगह कौन सी थी, वो काबुल थी क्या? मतलब कहा क्या थी भाई? सर मैं तो किस्मत वाला हूँ कि वो दिन नहीं देखने पड़े। आज अनफिल्टर्ड इंटरनेट, चीप इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, लाइफ बिल्कुल वो अच्छी बात है। बट वो दिन भी अलग थे, उसके अपने अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर दिनों की होती है। आई विल नॉट एक्सचेंज देम फॉर एनीथिंग। टॉनी हेमट का बयान है मोदी जी को सत्ता का अहंकार हो ही नहीं सकता है, मोदी जी तनाशाह हो नहीं सकते हैं, विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं, उनके अंदर हिंदू साधुओं के गुण हैं। ओके, अच्छी बात है। इंडिया फुली कैपेबल मर्व इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 क्या टेस्ट कर दिया क्या? मतलब मर्व हमारे पास है, मैं जानता हूं, बट हैव दे टेस्टेड इट? अगर आप 100 सैटेलाइट्स भेज सकते हैं ना अजीत भाई, तो आप ये समझिए कि 10 जो है ये वॉरहेड्स 10 चलाना, ये कौन सी बड़ी बात है? आपने 100 सैटेलाइट भेजी हुई है स्पेस में एक साथ। ईरान जरा, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। Damn, I never ever expected Iran to be this fatal. अब ये क्या है, कृष्णा बेसिन से क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कृष्णा बेसिन की? शायद गैस के बारे में कुछ चल रही है बात। हाँ लेकिन कुछ बोला नहीं ना, सिर्फ कृष्णा बेसिन लिख के छोड़ दिया। दादा ये काफी अच्छी बात है कि रेलवे अब इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो गया है, वरना सोचो कितना पैनिक फैलता। ये बात तो है, दैट्स ट्रू।
जी एस कुमार जी, गुड इवनिंग। एंड आई थिंक दोस्तों हम वी आर गोइंग टू एंड द प्रोग्राम नाउ। डेविड मसाज चीफ, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आई डोंट नो बॉस, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आई हैव टू चेक कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। नो आइडिया इफ एट ऑल हुआ, तो आई हैव टू चेक। बट यू कैन जस्ट यही मार लो यार, है ना, पता लग जाएगा आपको। चलो दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए अभी के लिए। एंड मधुसूदन जी, शुक्रिया आपका भी आने के लिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक And यू। it was wonderful getting to know so much about the whole LPG and LNG, सारा जो क्राइसिस है और बेसिकली रियलिटी क्या है। सो